हेलो स्टूडेंट, सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए ही आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, तो जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो और आपको किसी अदर वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 लकी स्टूडेंट्स हो गए उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये जो विनर है, ये विनर निकलते ही हम विनर को तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि स्टूडेंट गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे जो लेक्चर है बिल्कुल फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए आपको, तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। तो और जिन स्टूडेंट का सिर्फ सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, वो अपने ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना है और अगर वे अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, एक नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो स्टूडेंट, बस आपको एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर की पश्चिमी राजनीतिक दर्शन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट का, जो कि हमारा डीएससी 13 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि हमारे ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। और इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन को ही हमने 2 या 3 टाइप से पूछा गया है। तो आपको किसी भी टाइप से, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक पे आपका कोई भी आंसर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सिंगल आंसर ही लिखना है, सिंगल आंसर ही आपके क्वेश्चन के लिए इनफ हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हमसे पूछा गया है आदर्श राज्य के निर्माण में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के महत्व का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल स्टेट। अथवा करके पूछा गया प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन प्लेटो थ्योरीज ऑफ जस्टिस। और एक और अथवा करके पूछा गया प्लेटो और अरस्तु के न्याय के सिद्धांत की तुलना और अंतर बताइए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थ्योरीज ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो एंड अरस्तु। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे 3 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट हमसे पूछा गया है जो हमारा एक आदर्श राज्य होता है, यानी कि जो हमारा एक आइडियल स्टेट होता है, उसके निर्माण में जो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है, यानी कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो की, उसका क्या महत्व है, उसके इंपोर्टेंस को बताना है। साथ ही हमें बताना है कि जो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है, यानी कि प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस की, वो क्या है। और जो प्लेटो और अरस्तु के जो न्याय का सिद्धांत है, जो दोनों के
तुलना है वो हमको करनी है, यानी कि दोनों का कंपेयर करके हमें बताना है। तो चलिए, ये तो हमने हमारा क्वेश्चन समझ लिया। हमारे क्वेश्चन में टोटल हमारे से 3 चीजें पूछी गई है। तो चलिए हम एक-एक करके इसका आंसर लिख लेते हैं। तो चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी-सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इन पॉलिटिकल फिलॉसफी जस्टिस इज कंसीडर्ड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, बट प्लेटो एंड अरस्तु प्रेजेंटेड देयर ओवन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो स्टूडेंट जब राजनीतिक दर्शन में न्याय और राज्य की बात करते हैं, तो उस समय एक मुख्य आधारशिला माना जाता है हमारे राज्य और समाज को। तो प्लेटो और अरस्तु ही हमारे ऐसे दो विचारक हुए जिन्होंने न्याय की अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करी। तो स्टूडेंट आप सोचिए, एक ऐसा राज्य है जहां हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे, कोई किसी पर हावी ना हो, कोई लालच ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा राज्य संभव होगा? तो स्टूडेंट यही सवाल लगभग 2400 साल पहले दो महान दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के आपस में पूछ रहे थे। तो उसको ही हमें बताना है कि जो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार जो न्याय है वो क्या था, और कैसे दोनों के जो न्याय है उससे उन्होंने अपना एक आदर्श राज्य बनाया। तो स्टूडेंट प्लेटो ने न्याय की शक्ति और राज्य के विभिन्न भागों के बीच संतुलन और कर्तव्य पालन माना। वहीं जो हमारा अरस्तु था, उसने एक्सप्लेन जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, प्रोटेम्पटिलिटी और मोरल कंडक्ट, यानी कि अरस्तु ने समानता, उपयोगिता और नैतिक आवरण पर आधारित उसने बताया। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक दिन जो प्लेटो है वे अपने गुरु सुकरात से पूछते हैं कि गुरुजी न्याय क्या है। तो लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? सुकरात कहते हैं कि जब लोग अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में दखल देते हैं, तभी अन्याय पैदा होता है। तो बस यही बात जो थी ये प्लेटो के मन में घर कर गई, और शुरू होता है यहीं से हमारे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का सफर। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो दोनों दार्शनिक थे, इन्होंने न्याय की व्याख्या द्वारा आदर्श राज्य की रूपरेखा को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन बॉडी का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि जो हमारे प्लेटो है उनके न्याय का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो प्लेटो है उनके न्याय का सिद्धांत आखिर उसका मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस मीन्स ईच इंडिविजुअल शुड परफॉर्म ओनली दैट वर्क फॉर विच ही इज नेचुरली suited एंड शुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ अदर, यानी कि हर व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वह उपयुक्त है और दूसरों के लिए कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो स्टूडेंट प्लेटो कहते हैं कि न्याय का मतलब हर व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए वह बना हुआ है। जिस तरीके से जैसे किसी मशीन का एक पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी मशीन रुक जाती है, वैसे ही राज्य में हर व्यक्ति की सही जगह और सही जिम्मेदारी जरूरी होती है। तो स्टूडेंट ही एक्सप्लेन जस्टिस ऑन टू लेवल्स, यानी कि जो हमारे प्लेटो थे उन्होंने न्याय को दो स्तरों पर समझाया। फर्स्ट हमारा जस्टिस इन द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति में न्याय, सेकंड जस्टिस इन द स्टेट यानी कि राज्य में न्याय। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जस्टिस इन द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति में न्याय। तो प्लेटो डिवाइडेड द ह्यूमन सोल इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि जो प्लेटो थे उन्होंने वे कहते हैं कि जो मनुष्य की आत्मा है वो तीन भागों में बटी हुई है। फर्स्ट हमारी रीजन जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं, सेकंड हमारे स्पिरिट या कोरेज जिसे हम साहस कहते हैं, और थर्ड हमारे डिजायर्स यानी कि हमारी इच्छाएं। तो स्टूडेंट आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिएगा आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ये तो हमारी बुद्धि हुई, पर आपका जो दोस्त है वो कहता है कि आप गेम खेल लीजिएगा, तो ये हमारी एक इच्छा हुई। और जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि यार पढ़ ले, परीक्षा है, तो ये हमारा एक साहस हुआ। तो अगर बुद्धि कंट्रोल करेंगे तो व्यक्ति भी संतुलित होगा, और यही हमारा न्याय है। तो स्टूडेंट व्हेन रीजन गवर्नेंस कोरेज सपोर्ट्स एंड डिजायर्स रिमेन कंट्रोल्ड, हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड, दिस हार्मोन इटसेल्फ इज ए पर्सनल जस्टिस, यानी कि जब बुद्धि शासन करेगी तो साहस सहयोग करेगा और इच्छा नियंत्रण में रहेगी। तो तभी जब एक व्यक्ति है उसके बीच में संतुलन स्थापित होता है, और यही संतुलन की एक व्यक्तिगत न्याय है। तो स्टूडेंट यही था हमारा व्यक्ति में न्याय। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो हमारा आता है जस्टिस इन द स्टेट यानी कि राज्य में न्याय। तो प्लेटो डिवाइडेड द स्टेट इनटू द थ्री क्लासेस, यानी कि जो हमारे प्लेटो थे उन्होंने राज्य को भी तीन वर्गों में बांटा। फर्स्ट हमारे दार्शनिक शासक यानी कि फिलोसफर रूलर्स, सेकंड वॉरियर्स यानी कि सैनिक वर्ग, थर्ड हमारे प्रोड्यूसर क्लास उत्पादक वर्ग जैसे कि हमारे हो गए फार्मर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ट्रेडर्स हो गए। तो स्टूडेंट
दार्शनिक शासक को उन्होंने बुद्धि के रूप में देखा, सैनिक वर्ग को उन्होंने साहस के रूप में और उत्पादक वर्ग को उन्होंने इच्छाओं के रूप में देखा। तो स्टूडेंट जब हर वर्ग अपना अपना काम करेगा और दूसरों में दखल नहीं देगा तो यही एक न्यायपूर्ण राज्य होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब हर वर्ग अपना अपना कार्य ईमानदारी से करे और दूसरों के कार्य में दखल न दे तो राज्य में सामंजस्य, अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है और यही स्थिति ही न्यायपूर्ण राज्य की स्थिति है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य में न्याय और व्यक्ति में न्याय, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो प्लेटो थे उनके न्याय सिद्धांत के कुछ मुख्य तत्व के बारे में, यानी कि मेन एलिमेंट्स ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो पहला था ये ड्यूटी बेस्ड सोशल ऑर्डर था, यानी कि कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था थी। पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट था, यानी व्यक्ति और राज्य का समान संरचना स्वरूप था। सामंजस्य ही न्याय था इसमें, और दार्शनिक शासन भी आवश्यक था इसमें। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के मुख्य तत्व, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अरस्तु का न्याय सिद्धांत, यानी कि अरस्तु थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अरस्तु कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल देन प्लेटो। ही डिवाइडेड जस्टिस इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जो अरस्तु का न्याय सिद्धांत है वो प्लेटो से अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक है। तो उसने न्याय को दो भागों में बांटा। फर्स्ट हमारा वितरणात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और सेकंड हमारा करेक्टिव जस्टिस। तो जो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, वे उनके शिष्य थे लेकिन उनके विचार बिल्कुल भी अलग थे। तो अरस्तु कहते हैं कि न्याय का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। मतलब ये नहीं कि सबको बराबर मिले, बल्कि जिसके पास जो योग्यता है उसे उसी हिसाब से मिले। तो स्टूडेंट अरस्तु के दो प्रकार के न्याय है, फर्स्ट हमारा वितरणात्मक और सेकंड हमारा सुधारात्मक। तो वितरणात्मक देख लेते हैं। तो समाज में पद, सम्मान, संपत्ति आदि का वितरण योग्यता और योगदान के आधार पर होना चाहिए। न्याय का अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। यानी कि पद, समान, धन, योग्यता सबके आधार पर भी बांटा हो जाए। जब मतलब कि किसी का भी पद, किसी का भी सम्मान, किसी का भी धन, सब योग्यता के आधार पर बटा हुआ आना चाहिए। उदाहरण के लिए दो छात्र है, तो वे एक दिन रात मेहनत करता है और दूसरा कॉपी करके पास होना चाहता है, तो अब दोनों को एक जैसा इनाम देना अन्याय होगा। तो यही हमारा एक वितरणात्मक न्याय था। सेकंड हमारा आता है सुधारात्मक न्याय, यानी कि करेक्टिव जस्टिस। तो इसमें जस्टिस इन मैटर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्राइम, पनिशमेंट, लेन देन, अपराध, दंड आदि की स्थिति में न्याय। यदि किसी ने किसी की हानि पहुंचाई तो हानि की भरपाई, दंड की उचित व्यवस्था, यह न्याय संतुलन बहाल करता है। तो अगर कोई अपराध करे तो नुकसान की भरपाई भी हो, जिससे कि संतुलन वापस आ जाए। उदाहरण के माध्यम से समझिए, मान लीजिएगा अगर ए ने बी की बाइक को नुकसान पहुंचाया है तो जो ए है वही उसके बाइक को सही कराएगा। यही हमारा एक सुधारात्मक न्याय है। तो यही था हमारा सुधारात्मक न्याय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अरस्तु का विशेष योगदान। तो कनेक्टेड जस्टिस विद मोरालिटी एंड इक्वालिटी, यानी कि जो जस्टिस था, जो न्याय था, उसको इसने नैतिकता और समानता से जोड़ा। लिंक्ड जस्टिस विद प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम, यानी कि न्याय को व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। थर्ड आता है कानून के शासन को आवश्यक माना। तो यानी कि अरस्तु के यही सभी योगदान थे हमारे, जो हमने न्याय के सिद्धांत उसमें देखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लेटोज एंड अरस्तु थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले हम सिद्धांत का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ थ्योरी देखेंगे। तो जो हमारा प्लेटो थे वे आदर्शवादी थे और जो हमारे अरस्तु थे वे व्यवहारिक थे। यानी कि प्लेटो तो आइडियलिस्टिक थे लेकिन अरस्तु प्रैक्टिकल थे। यानी कि हर व्यक्ति अपना काम करे, योग्यता के अनुसार वितरण, और राज्य केंद्रित इसमें वितरण था। और न्याय की परिभाषा अगर हम देखें, डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, तो प्लेटो कहते हैं कर्तव्य निष्ठा और सामंजस्य, और अरस्तु कहते हैं समानता और उपयोगिता। इसी के बाद सामाजिक संरचना में देखें तो जो प्लेटो थे वे स्थायी वर्ग और सैनिक उत्पादक को में बताते हैं, और अरस्तु कहता है कि वर्ग खुला है लेकिन उसमें जो स्थान है वो रिलेशन के योग्यता के आधार पर ही मिलना चाहिए। ध्यान का केंद्र देखे, फोकस देखे, तो प्लेटो ने स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की संरचना पर ध्यान दिया। वहीं पर जो हमारे अरस्तु थे उन्होंने जस्ट रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण संबंध पर ध्यान दिया। फिफ्थ आता है बेसिक ऑफ गवर्नेंस, यानी कि प्लेटो जो थे वे फिलोसफर किंग, दार्शनिक शासक को गवर्नेंस शासन का आधार मानते थे, और जो अरस्तु थे वे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ को मानते थे, यानी कि वे संवैधानिक शासन और कानून को मानते थे।
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लेटो आदर्शवादी थे, अरस्तु व्यवहारिक थे। और प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना काम करे, अरस्तु कहते हैं कि योग्यता के अनुसार वितरण। वहीं पर जो प्लेटो थे वे राज्य केंद्रित थे और जो अरस्तु थे वे व्यक्ति केंद्रित थे। और प्लेटो का जो वर्ग था वो स्थायी था, लेकिन अरस्तु का जो वर्ग था वो खिला खुला हुआ था, योग्यता से ऊपर भी जाया जा सकता था। तो सिंपल भाषा में प्लेटो एक परफेक्ट दुनिया दिखाते हैं और जो अरस्तु है वे एक रियल दुनिया को दिखाते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक कंक्लूजन यानी कि एक छोटे से उपसंहार का आता है। तो चलिए अब हम इसका एक उपसंहार लिख लेते हैं। तो बट प्लेटो एंड अरस्तु considered justice the foundation of the state but their approaches differ। तो जो प्लेटो और अरस्तु है दोनों ने न्याय को राज्य की आधारशिला माना, लेकिन इनके जो दृष्टिकोण थे वे बहुत ही अलग थे। तो प्लेटो का न्याय आदर्शवादी था, जहां न्याय को सामंजस्य और कर्तव्य पालन के रूप में देखा गया। वहीं जो अरस्तु थे उन्होंने न्याय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा। और दोनों की जो अवधारणाएं हैं वे भी आज भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में नैतिकता और समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो स्टूडेंट प्लेटो ने न्याय को सामंजस्य कहा और अरस्तु ने उसे समानता का उपयुक्तता कहा। तो एक आदर्शवादी था, एक व्यावहारिक था, लेकिन दोनों ने मिलकर हमें सिखाया कि एक अच्छा राज्य सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि लोगों के सही काम और सही जगह से भी बनता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट आज आधुनिक राजनीति, संविधान, कानून सब कहीं ना कहीं इन दोनों महान दार्शनिकों के विचारों से ही जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट इसलिए दोनों के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है, जो कि मिलकर न्याय और आदर्शक राज्यों को संतुलित चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है प्लेटो रिपब्लिक वाज मोर ए ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन देन ऑन गवर्नमेंट। रूसो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक ग्रंथ था, मतलब एक आप एक तरीके से कह सकते हो एक लेख है। प्लेटो का रिपब्लिक सरकार से ज्यादा शिक्षा पर एक ग्रंथ था, यह हमारे रूसो ने कहा था। तो इस कथन के आलोक पर प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में हमें बताना है, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है हमारा प्लेटो का, उसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि अंटिल फिलोसफर्स बिकम किंग ऑन द एक्साइटिंग किंग्स एंड द प्रिंसेस ट्रूली एम्ब्रेस फिलोसफी सिटीज विल नेवर बी फ्रॉम इविल। ये हमारे प्लेटो ने कहा, यानी कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं होती, तब तक शहर कभी भी बुराई से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये कथन दिया था हमारे प्लेटो ने। तो इस कथन के आलोक में भी हमें प्लेटो के रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के तर्कवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हमसे दो कथन दिए गए हैं, एक रूसो का और एक प्लेटो का। तो रूसो के कथन में हमें प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का वर्णन करना है और प्लेटो के कथन में हमें प्लेटो के दार्शनिक राजा के तर्कवादी दृष्टिकोण के बारे में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं और इसके आंसर को भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लेटो बुक रिपब्लिक इज नॉट merely द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एसेंशियली ए कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफिकल वर्क बेस्ड ऑन एजुकेशन। यानी कि जो प्लेटो का ग्रंथ है रिपब्लिक, वो केवल शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से शिक्षा, नैतिकता, ज्ञान और आदर्श के राज्य के निर्माण पर भी आधारित एक दार्शनिक कृति है। तो स्टूडेंट एक राजा जिसके पास धन नहीं था, सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। तो ऐसा राजा कैसा होगा? ये कोई मार्वल का सुपर हीरो नहीं था, बल्कि प्लेटो का एक दार्शनिक राजा है। तो एक ऐसा शासक जो बुद्धिमान भी है, नैतिक भी है और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण है। तो स्टूडेंट आप एक कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है, नाम है उसका आर्यन, फुर्तीला भी है, चतुर भी है, लेकिन आसपास गलत संगति में पड़ रहा है। तो एक दिन प्लेटो उससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें महान बनना है तो पहले अपनी आत्मा को शिक्षित करो। तो जो आर्यन है वो पूछता है कि आत्मा को कैसे बढ़ाया जाता है। तो यहीं से स्टूडेंट शुरुआत होती है हमारे प्लेटो के शिक्षा यात्रा की। तो प्लेटो का विश्वास था कि प्लेटो बिलीव दैट विदाउट प्रॉपर एजुकेशन नेदर इंडिविजुअल कैन बिकम गुड नॉट कैन ए स्टेट बिकम जस्ट। यानी कि जो प्लेटो थे वे कहते थे कि बिना उचित शिक्षा के ना तो व्यक्ति अच्छा बन सकता है और न ही जो राज्य है वो जस्टिस पूर्ण यानी कि न्यायपूर्ण बन सकता है। तो इसीलिए जो हमारे फिलोसफर किंग थे उन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब तक दर्शन और बुद्धि से संपन्न नहीं होंगे तब तक जो राज्य है वो बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता।
तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मुख्य भाग के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पर्पस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर यानी कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, आत्मा के तीन भागों यानी कि बुद्धि साहस इच्छा में संतुलन, न्यायपूर्ण नागरिक का निर्माण, आदर्श शासक तैयार करना। शिक्षा मनुष्य के भीतर छुपे गुणों को जगाने की एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट प्लेटो मानते थे कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट लर्निंग, इट इज सोल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि शिक्षा सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती बल्कि शिक्षा मनुष्य के भीतर छुपे हुए गुणों को भी बाहर लाती है। तो स्टूडेंट उनके शिक्षा का उद्देश्य था करेक्टर बिल्डिंग, बुद्धि साहस और इच्छाओं का संतुलन, अच्छे नागरिक तैयार करना और सबसे जरूरी दार्शनिक राज्य तैयार करना। तो प्लेटो कहते हैं कि अगर शिक्षा सही नहीं है तो जो राज्य है वो कभी भी न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट यही था उनके शिक्षा का उद्देश्य। अब हम बात कर लेते हैं उनके शिक्षा के विभाजन के बारे में यानी कि स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो ने शिक्षा को आयु के अनुसार भागों में बांटा। तो जो शिक्षा के चरण थे प्लेटो के, उन्होंने उसको एजुकेशन बाय एज यानी कि एज के आधार पर उन्होंने शिक्षा को बांटा। सबसे पहली जो एज उन्होंने रखी फ्रॉम बर्थ टू 6th ईयर, घर में माता पिता के द्वारा शिक्षा यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक, जो कि घर में माता पिता के द्वारा दी जाती है घर पर शिक्षा। इसमें इन्वायरमेंट, प्ले, मॉरल हैबिट्स यानी कि वातावरण, खेल, नैतिक संघर्ष, म्यूजिक, सिंपल स्टोरी दैट डेवलप कैरेक्टर। तो वातावरण, संगीत, नैतिक कहानियां, माता पिता का महत्वपूर्ण रोल इसमें रहता है। उदाहरण के लिए बच्चे को सत्य और असत्य की कहानियां सुनाना उसके चरित्र की पहली नींव होती है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा। इसमें म्यूजिकल, फिजिकल ट्रेनिंग, पोएट्री, डिसिप्लिन, डेवलपमेंट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, बैन ऑन फॉल्स एंड इनमोरल स्टोरीज यानी कि म्यूजिक, जिम्नास्टिक, बॉडी माइंड का बैलेंस, गलत व अनैतिक कहानियां बैन। तो जो स्टूडेंट अभी जैसे मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाया था, जो आर्यन था वो गलत संगति में था, तो आप इसके भी एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आर्यन गलत गानों, हिंसक स्टोरी से घिरा रहेगा तो उसका जो करेक्टर है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जो प्लेटो है वो म्यूजिक को साउल परफायर मानते थे। तो यही था हमारा सेकंड एज। इसके बाद जो हमारी थर्ड एज आती है वो हमारी फ्रॉम 20 to 30 आता है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। इसमें मैथमेटिक्स, जियोमेट्रिक, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड इंटेलेक्ट यानी कि जियोमेट्रिक, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ये स्तर जो था ये सोचने की कला विकसित करता है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा 30 से 35 वर्ष तक यानी कि स्टडी ऑफ फिलोसफी। तो सर्च ऑफ ट्रूथ, मोरालिटी, जस्टिस एंड नॉलेज। एट दिस स्टेज द मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फॉर रूरल ट्रेनिंग यानी कि ट्रूथ, जस्टिस, मोरालिटी, आइडियल्स, और यहीं से जो व्यक्ति है वो शासक बनने के योग्य बनता है। इसके बाद फिफ्थ जो एज आती है वो आती है 35 से 50 वर्ष, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशासन और शासन का प्रशिक्षण। तो वास्तविक राजनीतिक अनुभव इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल गवर्नेंस हो गई, वार स्ट्रेटेजीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या पब्लिक डीलिंग हो गई। तो स्टूडेंट 50 के बाद ये जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे ईमानदार और सबसे बुद्धिमान होता है, वही बनता है एक दार्शनिक राजा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे शिक्षा के चरण, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है मेन फीचर्स ऑफ प्लेटो एजुकेशन सिस्टम, यानी कि अब जो प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो स्टूडेंट विशेषता इसकी यही थी कि चरित्र निर्माण में प्रधान था, स्ट्रीट एनिमेशन सिस्टम था, संगीत और व्यायाम का संतुलन था, ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप थी, साथ साथ क्लास स्पेसिफिक एजुकेशन फॉर ऑल थ्री सोशल स्टडीज थे, शिक्षा व्यवस्था थी, माताओं की भूमिका को इसमें महत्व दिया गया। तो यही सभी हमारे प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द फिलोसफर किंग इज इन प्लेटो रिपब्लिक, यानी कि प्लेटो के रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का तर्कवादी दृष्टिकोण। तो प्लेटो स्टेटेड अंटिल फिलोसफर बिकम किंग और किंग्स बिकम फिलोसफर सिटीज विल नेवर बी फ्रॉम फ्री फ्रॉम इविल, यानी कि जो प्लेटो है वे कहते हैं कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे या दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, राज्य कभी बुराई से मुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देख लेते हैं इसकी दार्शनिक राजा जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी,
द फिलोसफर अंडरस्टूड ट्रूथ मोरलिटी एंड जस्टिस, यानी कि शासक का जो लक्ष्य है वो धोखा नहीं सत्य होता है, वहीं वो लालच से मुक्त होता है। उसकी जो बुद्धि है वो जनता के कल्याण के लिए काम करती है और वह सुख नहीं सत्य खोजता है। तो उसका लक्ष्य निजी लाभ नहीं सार्वजनिक कल्याण होता है। वह लालच लोभ अहंकार से मुक्त होता है। साथ ही गवर्नेंस विद विजडम एंड रीजन, ही मेक्स करेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रू नॉलेज, यानी कि वो ज्ञान के माध्यम से ही सही निर्णय लेता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दार्शनिक राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यही थे हमारे दार्शनिक राजा की आवश्यकता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ मुख्य तत्व के बारे में तर्कवादी दृष्टिकोण के, यानी कि मेन एलिमेंट्स ऑफ रेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सुपरमेसी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की सर्वोत्तम। तो जो दार्शनिक राजा है वो सत्य के पूर्ण ज्ञान तक पहुंच सकता है। जो कि व्यक्ति सत्य को समझता है वही न्यायपूर्ण शासन कर सकता है। तो अत्यधिक ज्ञान उसके पास होता है। बुद्धि आधारित शासन होता है, यानी कि रूल बेस्ड ऑन रीजन। तो राज्य को जो संचालन है वो भावनाओं या इच्छाओं से नहीं बल्कि विवेक तर्क और दूरदर्शिता से होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसका नैतिक आचरण, उसकी भावनाओं पर नियंत्रण, उसकी दूरदृष्टि, उसकी अन्याय से शून्य। तो अगर वह वर्ग व्यवस्था का आधार भी देखे तो जो योग्यता है वो दार्शनिक राज्य जन्म से नहीं बल्कि शिक्षा और योग्यता से बनता है। इसी के साथ साथ निजी संपत्ति और परिवार से दूरी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो इन इंश्योर ही प्रोटाइज पब्लिक वेलफेयर अवर प्राइवेट इंटरेस्ट। मोरल लीडरशिप आ गई, नैतिक नेतृत्व आ गया। शासन का आधार शक्ति नहीं बल्कि नैतिकता और ज्ञान है। तो स्टूडेंट आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। अगर साधारण राजा को शक्ति मिलती है तो वो खुद का ही घर भरेगा, लेकिन अगर एक दार्शनिक राजा को शक्ति मिलती है तो वह जनता का भी घर भरेगा। तो स्टूडेंट इसलिए ये एक जो हमारा दार्शनिक राजा है वो इसलिए जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा तर्कवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से कंक्लूजन, एक छोटे से उपसंहार के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे प्लेटो रिपब्लिक इज एन आइडियल ब्लेंड ऑफ द बथ एजुकेशनल स्टार्ट क्राफ्ट। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज नॉट मोर इंस्ट्रक्शन बट द अनप्लिफ्ट ऑफ द साउल। विदाउट राइट एजुकेशन नेदर गुड सिटीजन्स नॉर आइडियल रूलर्स कैन इमर्ज, यानी कि जो प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा और राज्य है वे दोनों ही का एक आदर्श प्रतिरूप है। तो वे कहते हैं कि जो शिक्षा है वो केवल इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं है बल्कि वे आत्मा का उत्थान भी है। तो जब तक एक व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो एक अच्छा राज्य नहीं बन एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता और ना ही एक अच्छा शासक बन सकता। तो स्टूडेंट प्लेटो ने शिक्षा को राज्य की रीढ़ कहा, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि उसे बनाती है वह जो वह बन सकता है। तो एक बुद्धिमान नैतिक और न्यायपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब उसके नेता दार्शनिक राजा जैसे हो। तो स्टूडेंट इसलिए जो प्लेटो है उसने दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत करी। और रूसो का जो कथन है वो सत्य प्रतीत होता है कि प्लेटो की रिपब्लिक वास्तव में शिक्षा पर आधारित एक महान ग्रंथ है, क्योंकि प्लेटो का संपूर्ण राजनीतिक विचार ही योग्य और शिक्षित नागरिक एवं शासक की संरचना पर टिका हुआ है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन के साथ ही जो हमारा आंसर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है व्हाट आर मैकाइवली ideas about the advice he gives to prince and about the art of governance, यानी कि जो मैकाइवले ने राजकुमारों को सलाह दी है और जो उसकी शासन कला है उसके बारे में हमें बताना है। और करके हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन मैकाइवली थॉट, हाईलाइट इट रिलेवेंस टू हिज थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट, यानी कि मैकाइवली में धर्म और राजनीति के मैकाइवली में जो धर्म और राजनीति है उसके बीच संबंध, उसके बीच रिलेशनशिप को हमें बताना है। साथ ही राज्य शिल्प के जो उनके सिद्धांत है उसके बारे में हमको बताना है। तो स्टूडेंट ये हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लेते हैं। तो इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो स्टूडेंट सोचिए एक ऐसा राजा जो हमेशा जीतता है, दुश्मन से उससे डरता है, जनता उसके नाम की कसम खाती है और राजनीति उसके लिए एक खेल की तरह है। तो लेकिन असली सवाल यही है, क्या वह राजा अच्छा इंसान भी है या फिर सिर्फ एक सफल शासक है। तो स्टूडेंट यहीं से आता है हमारे एक ऐसा विचारक जिसने की राजनीति को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया। वे थे हमारे नेकोलो मैकाइवली। तो स्टूडेंट नेकोलो मैकाइवली राजनीतिक विचारधारा में एक क्रांतिकारी चिंतक थे। उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, उसको
उसमें उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आधार माना जाता है। साथ साथ उन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और आदर्शवाद से अलग करके व्यवहार, शक्ति, चालाकी, वास्तविकता और व्यवहारिकता पर आधारित जो ज्ञान था उसके रूप में प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट इसलिए जो मैकाइवली है उसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक यानी कि उनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। तो मैकाइवली कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च भलाई और सुरक्षा के लिए शासक को हर प्रकार के उपाय करने चाहिए, चाहे वे नैतिक हो या अनैतिक। तो स्टूडेंट यही कहानी है हमारे यंग प्रिंस लोरेंजो की, जो पहली बार राजा बनने जा रहे थे। वह डरता था कि दुश्मन क्या करेंगे, लोग मुझे मानेंगे या नहीं। तो एक रात उसके दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया, लंबा कोट, तेज नगरी, हाथ में एक किताब, द प्रिंस। तो वह बोला, राजा बनने का सपना मत देखो, राज करना सीखो। तो स्टूडेंट जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो थे हमारे मैकाइवली, और आज जो कुछ आप सीखने वाले हो वही उसने हमारे लोरेंजो को सिखाया था। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो चलिए मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकाइवली एडवाइस टू प्रिंस एंड हिज आर्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि मैकाइवली की राजकुमारों को सलाह और उनकी शासन कला। तो मैकाइवली एडवाइज द प्रिंस टू बी प्रैक्टिकल, अलर्ट, क्लियर, क्लेवर एंड फिल्म, यानी कि मैकाइवली ने राजकुमार को एक व्यावहारिक, सतर्क और चतुर और दृढ़ शासक बनने की सलाह दी। तो स्टूडेंट उन्होंने सबसे पहले कहा, उन्होंने राजनीति का जो सबसे पहला नियम रखा, उन्होंने कहा कि परिणाम सबसे ऊपर है, तो उद्देश्य सर्वोपरि होना चाहिए। तो राज्य की शिक्षा, स्थिरता और शक्ति मुख्य उद्देश्य है। यदि जो उद्देश्य है वो अच्छा होगा तो जो साधनों की पवित्रता है वो भी देखना आवश्यक नहीं होगी। इसलिए उनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है, इफ द रिजल्ट आर गुड द मीन्स विल बी कंसिडर्ड जस्टिफाई, यानी कि परिणाम अच्छे हो तो जो साधन है वे भी उचित माने जाते हैं। सेकंड जो आता है, द रूलर मस्ट बी द लाइक बथ ए लायन एंड फॉक्स, यानी कि सिंह जो कि एक शक्तिशाली दृढ़ साहसी के रूप में होना चाहिए, और लोमड़ी यानी कि चालाक, बुद्धिमान, परिस्थितियों का लाभ उठाने वाले शासक को दोनों गुणों का संतुलन रखना चाहिए। तो एक जो शासक है, जो एक किंग है, उसको दो तरीके से रहना चाहिए। फर्स्ट हमारा किंग लायन की तरह, सेकंड हमारा फॉक्स यानी कि लोमड़ी की तरह। तो यही था हमारा, शासक को सिंह और लोमड़ी दोनों जैसा होना चाहिए। इसके बाद थर्ड हमारा आता है, प्रेम से अधिक भय उपयोगी है, यानी कि फियर इज मोर यूजफुल देन लव, यानी कि मैकाइवली सेज बीइंग लव प्रोडक्ट गुड बट बीइंग फियर्ड इज सेफर बिकॉज फियर कीप्स प्रोपर डिसिप्लिन, यानी कि मैकाइवली कहता है कि प्यार बदल सकता है लेकिन जो डर है वो स्थिर रहता है, पर ध्यान रखिए कि इतना डर नहीं कि जो लोग हैं वे आपसे नफरत करने लगे। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा, सैनिक शक्ति और अनुशासन सर्वोपरि, यानी कि मिलिट्री पावर एंड डिसिप्लिन आर सेपरेट। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी इज एसेंशियल, ए रूल शुड रिली ऑन द ऑफ अवन आर्मी नॉट ऑन फॉरेन ट्रूप, यानी कि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जो सेना है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपनी सेना पर भरोसा रखो, दूसरों पर नहीं। फिफ्थ आता है, मोरलिटी शुड नॉट अपसोर्ट पॉलिटिक्स, यानी कि कभी झूठ, छल, धोखा, सजा, ये सब राजनीति में आवश्यक हो जाते हैं। इसी के अलावा सिक्स्थ आता है, मेंटेनिंग पब्लिक सपोर्ट इज नेसेसरी, यानी कि जनता का समर्थन बनाए रखना आवश्यक है। तो स्टूडेंट जनता के जो मूल, सुख, सुरक्षा, उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। कड़े निर्णय के बाद भी जो जनता का भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए। सेवंथ आता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, चेंजिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू कन्वीनिएशन इज आल्सो आर्ट ऑफ गवर्नेंस, एक रूलर वो फेल्स टू अंडरस्टूड द राइट मोमेंट लूजेस हिज पॉलिसी, यानी कि परिस्थिति के अनुसार जो नीति है उसको परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। तो यही हमारी एक शासन कला है, जो शासक समय को नहीं समझता वह अपनी सत्ता को भी खो देता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे मैकाइवली के राजकुमारों की सलाह और उनकी शासन कला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन मैकाइवली, यानी कि जो मैकाइवली है उसमें धर्म और राजनीति में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट मैकाइवली ने धर्म को राजनीति का उपकरण माना, मतलब कि शासक वर्ग का उपयोग कर सकता है लेकिन स्वयं धर्म से बंधा नहीं रहना चाहिए। तो मैकाइवली ने धर्म को राजनीतिक दृष्टि से देखा, उसके अनुसार धर्म राजनीति का साधन है, उसका एक लक्ष्य नहीं। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है, रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल डिसिप्लिन, रिलीजन क्रिएट्स फियर यानी कि भय, मोरलिटी यानी कि नैतिकता, डिसिप्लिन यानी कि शासन, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य निष्ठा उत्पन्न करना। तो स्टूडेंट धर्म लोगों में नैतिकता, एकता, आज्ञाकारिता उत्पन्न करता है और इससे जो राज्य है वो भी स्थिर रहता है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, द रूलर शुड
यूज रिलीजन बट शुड नॉट डिपेंड ऑन इट, यानी कि जो शासक है वो धर्म का उपयोग करे पर स्वयं धर्म पर निर्भर ना रहे। तो धर्म जनता को नियंत्रित करने का साधन है। राजकुमार मुश्किल निर्णय लेते समय धर्म की सीमाओं में न बंधे। इसके बाद थर्ड हमारा आता है रिलीजन अनफिल्स द पीपल, यानी कि धर्म जनता को एकता में बांधता है। तो स्टूडेंट इट बॉन्ड्स सोसाइटी थ्रू शेयर्ड बिलीफ ट्रेडिशन इमोशन थियर बाई स्टैब्लिंग द स्टेट इन वॉर एंड क्राइसिस। रिलीजन इंस्पायर पीपल टू सैक्रिफाइस, यानी कि जो अगर लोग जो है वे राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं तो जो राज चलाना है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए मैकावली का जो जोर है वो राज्य हित सर्वोपरि पर भी है, यानी कि यदि अगर कभी धर्म राज्य के हित के विरोध में आ जाए तो जो शासक है उसको राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, और धर्म राजनीतिक साधन है, शक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग नहीं। तो स्टूडेंट यही था हमारा मैकावली में धर्म और राजनीति का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिलीवेंस ऑफ रिलीजन्स मैकावली स्टेट क्राफ्ट, यानी कि राज्य शिल्प में धर्म की प्रासंगिकता। तो इन मैकावली पॉलिटिकल आर्ट रिलीजन हैज प्रैक्टिकल सिग्निफाइज, यानी कि मैकावली के अनुसार जो राजनीति है वो एक कला है, और एक सफल राजा एक कलाकार में ये सभी बातें शामिल होते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आता है शासक को जनता पर नियंत्रण आसान होता है। इसी के साथ साथ राज्य की वैधता बढ़ती है, नैतिक भय और अनुशासन से अपराध घटते हैं, और साथ साथ राज्य के लिए बलिदान की भावना भी बढ़ती है। तो चूज रिलीजन इज इसेंशियल फॉर द पीपल बट द रूलर मस्ट स्टैंड अबव इट एंड मेक प्रैक्टिकल डिसीजन, यानी कि जो धर्म है वो जनता के लिए आवश्यक है पर शासक को उससे ऊपर खड़े होकर व्यवहारिक निर्णय लेने चाहिए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे राज्य शिल्प में धर्म की प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से कंक्लूजन, एक छोटे से उपसंहार के बारे में। तो मैकावली एक्सप्लेन पॉलिटिक्स इन रियल हार्श एंड प्रैक्टिकल फॉर्म। His advice to Prince Elatish the art of acquiring and maintaining power, where strength, efficiency, coming and टाइमिंग आर क्रूअल, यानी कि जो मैकावली है उसने राजनीति को वास्तविक कठोर व्यवहारिक रूप में समझाया। वहीं पर जो धर्म और राजनीति के संबंध में उनका संबंध है, उसने कहा कि धर्म का उपयोग राज्य की स्थिरता जनता के अनुशासन के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन जो शासक का निर्णय है वो कभी कई बार धर्म के बजाय राज्य हित पर आधारित होना चाहिए। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जो मैकावली का राज्य शिल्प राजनीति है उसको नैतिकवादी आदर्शों से हटाकर जो वास्तविक परिस्थितियां उन पर आधारित बनाता है, और इसलिए आज के समय में भी जो राजनीतिक विज्ञान की जो ये एक नींव है उसको भी ये राजनीतिक विज्ञान की नींव माना जाता है। इसलिए मैकावली ने, हम कह सकते हैं कि मैकावली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। उसने कहा कि राजनीति यथार्थ की दुनिया है जहां पर कठोर निर्णय, चतुराई और राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए स्टूडेंट आज भी द प्रिंस को आधुनिक राजनीति का आधार माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डिस्क्राइब अरस्तु क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हिम विच इज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, यानी कि जो अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण है उसके बारे में हमें बताना है। और उसने बताया कि इसमें से सबसे अच्छा व्यवहारिक राज्य कौन सा है, उसने कौन से राज्य को सबसे अच्छा और व्यवहारिक बताया, तो इसको हमसे पूछा गया है। इसी के साथ हम पे यहाँ से और करके या अथवा करके पूछा गया है कि एग्जामाइन इन द अरस्तु थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द पोलिस, यानी कि अरस्तु के जो नागरिकता का सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है, और जो पुलिस में महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। तो यही था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम जल्दी से अब इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख लेते हैं, और इसके आंसर को जब हम लिखेंगे तो इस आंसर में भी हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो अरस्तु इज कैलिड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे अरस्तु है उनको हम राजनीति का जनक भी कहते हैं, क्योंकि वही हमारे एक ऐसे पहले वैज्ञानिक या एक पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक संस्थाओं का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था।
तो स्टूडेंट आज से 2400 साल पहले एक ऐसे दार्शनिक ने दुनिया को राजनीति का पहला वैज्ञानिक नक्शा दिखाया था, जिसे पूरी दुनिया का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। वे थे हमारे अरस्तु। लेकिन क्या अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक था? जी नहीं, वो था एक पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसने राज्य को डिसिस्ट करके समझाया कि राज्य कैसे बनता है, कौन सा संविधान अच्छा है और नागरिकता किसे मिलनी चाहिए। और इसी के साथ में प्राचीन ग्रीस में महिलाओं की स्थिति क्या है उसको हमें देखना है। तो इसलिए स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य भाग में, जिसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अरस्तु क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अरस्तु के संविधान है उसका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है। तो स्टूडेंट अरस्तु बड़े ध्यान से ग्रीक शहरों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी किसी शहर में राजा का शासन, कहीं अमीरों का रूल, तो कहीं जनता की भीड़ रूल कर रही होती है। तो अरस्तु ने शासन प्रणालियों को दो आधारों पर विभाजित किया। फर्स्ट, नंबर ऑफ रूलर, सेकंड, पर्पस ऑफ रूल, यानी कि शासन करने वालों की संख्या और शासन करने वालों का उद्देश्य। तो इसके आधार पर उसने दो प्रकार के शासन बताए। फर्स्ट उसने जस्ट फॉर्म्स यानी कि उचित शासन, सेकंड उसने परवर्टेड फॉर्म्स यानी कि भ्रष्ट शासन। तो ये उसने दो प्रकार के शासन बताए। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट आता है स्टूडेंट राजतंत्र, यानी कि रूल बाय वन पर्सन, यानी कि जो शासन है वो एक व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याण। इसके बाद सेकंड जो आता है हमारा वो आता है अभिजात तंत्र। तो रूल बाय द बेस्ट वर्चुअस एंड एजुकेटेड पीपल, यानी कि जो शासन है वो शासन श्रेष्ठ सदाचारी शिक्षित लोगों के हाथ में होना चाहिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का हित इसका उद्देश्य होता है। थर्ड हमारा आता है राज्यतंत्र, यानी कि पॉलिटी रिपब्लिकल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो रूल बाय द मिडिल क्लास, यानी कि जो शासन है वो मध्य वर्ग के हाथ में होना चाहिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य है वो कॉमन गुड यानी कि सामान्य भलाई है। तो स्टूडेंट इट इज मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, तो यह लोकशाही और अभिजात तंत्र का एक मिश्रण होता है राज्य तंत्र। तो स्टूडेंट ये तो हमने उचित शासन के रूप में देखा। इसके बाद सेकंड आता है हमारे भ्रष्ट शासन के रूप में। तो अब हम भ्रष्ट शासन के रूप में भी देखेंगे। तो सबसे पहला आता है तानाशाही, जो कि राजतंत्र का एक करप्ट रूप होता है, यानी कि करप्ट फॉर्म ऑफ मोनार्ची, यानी कि राजतंत्र का एक भ्रष्ट रूप होता है। इसमें रूल बाय ए क्रूअल इंडिविजुअल, यानी कि जो शासन होता है वो एक क्रूर व्यक्ति के द्वारा होता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि निजी स्वार्थ। सेकंड में अगर हम देखें वो आता है हमारा कॉलोनियों का भ्रष्ट शासन, अभिजात तंत्र का भ्रष्ट रूप। तो इसमें रूल बाय द वेल्थी होता है, यानी कि जो शासन होता है वो धनवानों के हाथ में होता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की रक्षा। थर्ड हमारा आता है भीड़ तंत्र या लोकतंत्र, जिसे हम पॉलिटी का भ्रष्ट रूप भी कहते हैं। तो इसमें रूल बाय द मोयर पुअर मेजोरिटी, यानी कि जो शासन है वो गरीब बहुसंख्यक वर्ग द्वारा होता है और इसमें निजी हितों का हस्तक्षेप होता है। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि ये जो हमारा भीड़ तंत्र है ये अरस्तु के लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र जैसा नहीं था। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए होंगे, तो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से भी इनको बता देता हूं। तो फर्स्ट हमारा जो आता है वो तानाशाही, यानी कि इसमें जो होता है यानी कि इसमें एक व्यक्ति शासन करता है। तो इमेजिन एक बुद्धिमान किंग जो कि अपने लोगों का ख्याल रखता है और यही है हमारा गुड फॉर्म यानी कि तानाशाही। लेकिन जब यही किंग सेल्फिश हो जाए तो ये बन जाता है हमारा तानाशाही यानी कि ट्रैनिमनी। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कुछ लोग शासन करें, यानी कि कुछ लोग जो शासन करते हैं, मान लीजिए का 5 सुपरवाइज एल्डर लोग हैं, वे राज्य को चलाते हैं। लेकिन अगर यही लोग सिर्फ अपने परिवार के फायदे देखेंगे तो उसे हम ओलेगार्ची यानी कि क्लोनों का भ्रष्ट शासन कहेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड आता है बहुत सारे लोग शासन करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मिडिल क्लास लोग मिलकर राज्य चलाते हैं जो कि ईमानदारी, मेहनत, बैलेंस। लेकिन अगर भीड़ में रूल करने लगे तो भावनाओं में और गुस्से में करेंगे, इसलिए इसको एक डेमोक्रेसी का बैड फॉर्म कहा जाता है और ये अरस्तु डेमोक्रेसी को नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं इनमें से तीनों में से सबसे अच्छा व्यवहारिक राज्य कौन सा है। तो विच इज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट इज पॉलिटी, यानी कि अरस्तु के अनुसार जो सबसे उत्तम राज्य है वो है राज्यतंत्र यानी कि पॉलिटी। तो अरस्तु ने कहा कि सबसे अच्छा
प्रैक्टिकल स्टेट हमारा पॉलिटी है, क्योंकि इनमें मिडिल क्लास की ताकत होती है, जो कि न कि बहुत ही अमीर होते हैं और न ही बहुत गरीब होते हैं, ये एक बैलेंस फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं, इट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। तो इसमें जो रूल बाय द मिडिल क्लास होता है, यानी कि शासन जो होता है वो मध्य वर्ग के हाथ में होता है। नेदर ऑपरेशन बाय द रिच नोर बाय द पुअर, ने तो इसमें ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं। स्थिरता और संतुलन बनाई रहती है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। रूल ऑफ लॉ रहता है, यानी कि कानून का शासन रहता है। और अत्यधिक अमीरी और गरीबी का अभाव भी इसमें देखने को मिलता है। तो मध्यम वर्ग स्तर और संतुलित होता है, इसलिए जो अरस्तु है वे कहते हैं कि जहां मध्यम वर्ग मजबूत है वहीं राज्य सबसे स्थिर होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भ्रष्ट शासन के रूपों में जो हमने देखा। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे अच्छा था वो हमारा पॉलिटी था, राज्यतंत्र था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अरस्तु का न्याय सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ए सिटीजन इज वन हु कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड टेक डिसीजन। यानी कि अरस्तु ने सिटीजनशिप को बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन से जोड़ा। तो सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू अरस्तु, नागरिक वही जो शासन में भाग ले सके, जो न्यायालय और असेंबली में हिस्सा ले सके। सिटीजनशिप स्टेबल नहीं है, स्टेट चाहे तो छीन भी सकती है। और सबसे जरूरी चीज है इसमें मॉरल और पॉलिटिक कैपेसिटी। तो मान लीजिएगा, आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। मानो जो एथेंस है उसमें दो लोग हैं, एक किसान और एक सैनिक। किसान बहुत ही ईमानदार यानी कि होनेस्ट और एजुकेटेड है और असेंबली में डिसीजन करता है। लेकिन जो सैनिक है वो स्ट्रॉन्ग है, पर वो उसका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अरस्तु कहता है कि नागरिक कौन है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक होगा एक किसान, क्योंकि वो शासन में एक्टिविटी भाग ले रहा है। तो स्टूडेंट, यही था अरस्तु के अनुसार नागरिक। इसके बाद हम देख लेते हैं उसने नागरिकता के मुख्य तत्व कौन कौन से बताए हैं, मेन पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो फर्स्ट बताया उसने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि नागरिक वही होता है जो कि सभा में भाग ले, न्याय में निर्णय दे और प्रशासन में सहयोग करे। सेकंड उसने बताया सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय द स्टेट, यानी कि जन्म, निवास, योग्यता आदि के आधार पर यह नागरिकता हो सकती है। साथ साथ सिटीजनशिप इज नॉट परमानेंट, यानी कि कोई भी नागरिक राज्य विरोधी होता है तो उसकी जो नागरिकता उसको भी छीना जा सकता है। फोर्थ हमारा आता है सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन मोरल एंड पॉलिटिकल कैपेसिटी, यानी कि नागरिक जो होता है उसको सदाचार और ज्ञान युक्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा पोलिस है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी अरस्तु के अनुसार। तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द पोलिस अकॉर्डिंग टू अरस्तु, तो अरस्तु कंसीडर्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन बाय द इनफेयर, यानी कि जो अरस्तु है उसने महिलाओं को निम्न स्थिति के रूप में समझाया। तो जो अरस्तु है उसने महिलाओं को नागरिक नहीं माना। उसने कहा कि बिकॉज दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जस्टिस और गवर्नेंस, यानी कि जो महिला होती है वे निर्णय लेने, न्याय करने और शासन में सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाती है, इसलिए वे एक नागरिक नहीं है। सेकंड उसने वुमेन कन्फाइंड द हाउस होल्ड, यानी कि उसने कहा कि इनको घर संभालना, बच्चों को पालना, यही इनका रोल है। तो महिलाओं घर तक सीमित रहती है, उनकी भूमिका उन्होंने बताई बच्चों को पालना, गृह व्यवस्था करना। नैतिक क्षमता पुरुषों से कम होती है। तो अरस्तु कहते हैं कि जो महिलाएं भावनात्मक होती है इसलिए वे राजनीति के योग्य नहीं है। मोरल कैपेसिटी कम बताई उनके अंदर। शिक्षा और अधिकार भी उनके सीमित थे, तो उनकी जो शिक्षा है वो घर परिवार तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। फिफ्थ बताया वुमेन एज इम्परफेक्ट मेन, यानी कि अरस्तु ने कहा कि पुरुष का कार्य शासन है, महिला का कार्य पालन पोषण है, इसलिए जो उन्हें राजनीतिक अधिकार है उन्हें नहीं दिए गए। उन्होंने महिलाओं को अपूर्ण पुरुष कहा है और यह बात मॉडर्न व्यू पॉइंट से गलत है, लेकिन अरस्तु का जो हिस्टोरिकल व्यू है वो हमारा यही था। तो स्टूडेंट, इमेजिन एथेंस में एक बहुत बुद्धिमान महिला थी जो कि फिलोसफी समझती थी, तर्क वितर्क कर सकती थी, लेकिन जो अरस्तु की थ्योरी है उसके हिसाब से उसे सिटीजन नहीं माना जाता था, क्योंकि महिलाओं की जगह घर के अंदर मानी जाती थी। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे पुलिस में महिलाओं की स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन या फिर एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से कंक्लूजन, एक छोटे से उपसंहार के रूप में। तो स्टूडेंट, एक तरीके से हम कह सकते हैं अरस्तु गेव ए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइडेड ए सिस्टमेटिक फाउंडेशन टू पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जो हमारे अरस्तु है उन्होंने हमारे वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया संविधान का, और उनके अनुसार जो सबसे अच्छा राज्य है वो पॉलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक होता है वो मध्यम वर्ग का होता है और इससे स्थिरता भी बनी रहती है। तो अरस्तु का पूरा राजनीतिक दर्शन एक बात पर ही खड़ा है कि राज्य का उद्देश्य सिर्फ सरवाइव करना नहीं है बल्कि लोगों को गुड लाइफ देना भी है। उसने ठोस और प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि कौन सा राज्य अच्छा है, नागरिकता किसे मिले और समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट उसकी जो वुमेन पर जो उसके व्यू है वो मॉडर्न दुनिया में गलत माने जाते हैं, लेकिन उसने जो पॉलिटिकल साइंस को जो साइंटिफिक रूप दिया वो आज भी हमारे हर सिलेबस का एक फाउंडेशन माना जाता है। तो इसी प्रकार से अरस्तु के विचार एक और वैज्ञानिक और व्यवहारिक राजनीति की नींव थे, दूसरी ओर वे महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की सीमाएं भी बताते थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया डिस्कस हॉबीज थ्योरी ऑफ सोवर्डिनिटी, डज इट मेक हिम एन एब्सोल्युटली ओ फॉर इंडिविजुअलिस्ट। यानी कि जो हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है कि, और ये बताना है कि जो हमारे हॉब्स है वे निरंकुशवादी थे या व्यक्तिवादी थे। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है कि हाउ हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम लॉक थ्योरी। यानी कि जो हॉब्स का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है वो लॉक के सिद्धांत से किस प्रकार से डिफरेंट है, यानी कि किस प्रकार से भिन्न है। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। तो थॉमस होप वाज ए मेजर पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द 17th सेंचुरी who permitted a deep analysis of human nature, the state and sovereignty. His work लेवियाथन। यानी कि जो हमारे थॉमस होप थे वे 17वीं शताब्दी के एक राजनीतिक दर्शनक थे। उनकी एक कृति थी लेवियाथन, उसमें उन्होंने मानव स्वभाव और राज्य की संप्रभुता का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न कोई कानून है न कोई सरकार है, हर इंसान अपनी ताकत दिखा रहा है, हर कोई हर किसी का दुश्मन है। तो उसी समय थॉमस होब्स ने कहा था कि इन द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ इज सोलेटरी पुअर नेस्टी ब्रिटिश एंड शॉर्ट। यानी कि इस डर से पैदा हुआ उसका फेमस थ्योरी सर्वोच्च संप्रभुता। लेकिन स्टूडेंट क्या होब्स है वे सच में निरंकुशवादी था या फिर वो एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाना चाहता था। तो चलिए हम इस जो हमारा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा होप्स है वो क्या सच में संप्रभु या निरंकुश है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं मेन बॉडी में, मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे होब्स थ्योरी ऑफ सॉवर्जिनिटी, यानी कि होब्स का संप्रभुता का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू होब्स द स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अमंग इंडिविजुअल। यानी कि जो होब्स है वे कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनुबंध से ही होती है, और इसलिए जो मनुष्य है वो प्राकृतिक अवस्था में ही जन्मजात रूप से स्वतंत्र तो होता है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता यानी कि उसकी जो फ्रीडम होती है वो सुरक्षा विहीन होती है। तो स्टूडेंट होब्स ने इंग्लैंड की सिविल वॉर खुद अपनी आंखों से देखी थी। भाई भाई लड़ रहे थे, राजा और संसद एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि सुरक्षा किसके हाथ में है। तो स्टूडेंट इसी अराजकता ने होब्स को सोचने पर मजबूर किया कि अगर हर कोई अपने मन का करेगा तो ये दुनिया है, ये दुनिया हमारी नर्क बन जाएगी। तो स्टूडेंट इसलिए जो डर से पैदा हुआ एक समझौता है वो हमारा सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो होब्स कहते हैं कि हर इंसान अपनी सेफ्टी चाहता है, इसलिए लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी सारी शक्ति एक संप्रभु को सौंप देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझिए कि मानो 100 लोग जंगल में रहते हैं, हर कोई दिन रात डर में जी रहा है, कोई भी हमला कर सकता है। तो अब वे तय करेंगे कि हम सब मिलकर अपनी शक्ति एक नेता को दे दे और जो वो नेता है वो हमें सुरक्षा देगा। तो इसलिए हिंद सोवर्जिन इज बोर्न, यहीं से हमारी जो संप्रभुता है वो हमारा आता है। तो इसलिए होब्स का जो संप्रभु है वो पूर्ण अखंड और सर्वोच्च शक्ति का धारक होता है, वह कानून के ऊपर होता है और उसके जो निर्णय है वे अंतिम माने जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे थॉमस होब्स जी है, इन्होंने ही हमारे संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इज होब्स एन ऑब्स्टेंट ऑफ इंडिविजुअलिस्ट। यानी कि जो होब्स है वे निरंकुशवादी है या फिर वे व्यक्तिवादी है। तो चलिए दोनों पक्ष में हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे निरंकुशवादी पक्ष। तो द पावर ऑफ द सोवर्जिन इज कंप्लीटेड एंड इनविजिबल, यानी कि जो संप्रभु की शक्ति है वो पूर्ण एवं अभाज्य होती है। साथ ही
संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह या अवज्ञा उचित नहीं होती है और संप्रभु कानून का अंतिम स्रोत एवं निर्णायक सत्ता होती है। तो स्टूडेंट ये जो विशेषता है, इन विशेषताओं से लगता है कि जो हमारे होब्स है वे निरंकुशवादी है। तो ये तो हमारा निरंकुशवादी पक्ष हमने देख लिया। अब हम व्यक्तिवादी पक्ष भी देख लेते हैं। तो द स्टेट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो राज्य का निर्माण है वो व्यक्तियों की सहमति से ही हुआ है और अनुबंध का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की सुरक्षा है, यानी कि व्यक्ति पहले है और राज्य जो है वो बाद में आता है। तो ये जो कारण है, इन कारणों से जो होब्स है उसको व्यक्तिवादी परंपरा का प्रारंभिक दार्शनिक भी माना जाता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि होब्स का राजनीतिक दर्शन व्यक्तिवाद पर आधारित होते हुए भी संप्रभुता के स्तर पर निरंकुशता का समर्थन करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा निरंकुशवादी पक्ष और व्यक्तिवादी पक्ष, जो कि हमने दोनों पक्ष इसमें देख लिए हैं। तो होब्स का जो व्यक्तिवादी पक्ष था, होब्स को व्यक्तिवादी इसलिए माना जाता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति करता है, राजा नहीं। स्टेट का जन्म व्यक्ति की सुरक्षा के लिए होता है। सोवर्डेनिटी की जो शक्ति है वो इंडिविजुअल कॉन्सेंट से आती है। तो होब्स का पूरा थ्योरी इंडिविजुअल सर्वाइवल पर ही बेस है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर लोग कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो राज्य की कोई शक्ति ना होती, यानी कि शक्ति की जो जड़ है वो शक्ति है, शासक नहीं। तो ये तो हमारा निरंकुशवादी व्यक्तिवादी पक्ष था। इसके बाद हमारा सेकंड निरंकुशवादी पक्ष भी था। निरंकुशवादी पक्ष इसलिए था क्योंकि जो संप्रभुता की शक्ति है वो पूर्ण, अव्याज्य और निरंकुश है। इसमें संप्रभुता कानून से ऊपर होती है और संप्रभुता की जो आज्ञा है वो अंतिम है, विरोध कर सकते हैं। साथ ही प्रजा को विद्रोह का अधिकार भी हो सकता है। आप इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। इमेजिन कीजिएगा वह नेता जिसको 100 लोगों ने चुना था, अब कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब चाहे वो कर लगाए, सेना भेजे या सजा दे, सबको मानना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होब्स है आखिर वो है क्या। तो होब्स एक रेयर कॉम्बिनेशन है। उसका जो बेस है वो व्यक्तिवादी है, लेकिन उसका जो सुबह है वो एक निरंकुशवादी है। तो वह इंडिविजुअल से शुरुआत करता है और इंडिविजुअलिज्म पे खत्म करता है, लेकिन अंत में एब्सोल्यूट स्टेट बनाता है हमारा एक एब्सोल्यूटलिज्म। तो इसलिए स्कॉलर्स उसे कहते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक इज फाउंडेशन, एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन। तो स्टूडेंट यही था हमारा होब्स, जो कि हमारा निरंकुशवादी और व्यक्तिवादी दोनों से मिलकर बना है। इसके बाद थर्ड हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन होब्स एंड लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि जो हमारे होब्स और लॉक थे उनके सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में क्या अंतर था। तो चलिए, दोनों समर्थक थे लेकिन इनके जो मत थे वे अलग अलग थे। तो इनके मतों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। तो होब्स कहते हैं कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, फियर वायलेंस मिस्टेड, यानी कि सबका सबके विरुद्ध युद्ध, भय, हिंसा और अविश्वास। वहीं पर जो हमारे लोग हैं वे कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल बट लैक्स ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी कि प्रकृति अवस्था शांतिपूर्ण है लेकिन जो विवाद है उसमें समाधान की कमी है। इसके बाद सेकंड देखे अनुबंध का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो होब्स कहते हैं टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, यानी कि सुरक्षा एवं व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन वहीं पर जो लोग हैं वे कहते हैं कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। संप्रभुता की शक्ति देखे, पावर ऑफ द संप्रभुता या गवर्नमेंट। तो होब्स कहते हैं कि संप्रभु पूर्ण और अविभाज्य शक्ति का धारक है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जो हमारे लोग हैं वे कहते हैं कि सरकार सीमित है, कानून, संसद और जन सहमति के अधीन है। फोर्थ हमारा आता है राइट टू रेवोल्यूशन, यानी कि विद्रोह का अधिकार। होब्स कहते हैं कि संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह अस्वीकार्य है, लेकिन जो लोग है वे कहते हैं कि यदि सरकार अधिकारों को हनन करे तो जो जनता है वे विद्रोह कर सकती है, यानी कि पीपल हैव द राइट टू रिवोल्ट इफ द गवर्नमेंट वॉलेट्स राइट। तो स्टूडेंट यही था हमारा विद्रोह का अधिकार। तो यही थे हमारे कुछ ऐसे तत्व, ऐसे बातें जिससे कि हमने सामाजिक अनुबंध के बीच में अंतर देखा होब्स और लॉक के। तो इसी प्रकार से जो लॉक का सिद्धांत है स्टूडेंट, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि टू लॉक थ्योरी इज क्लोजर टू लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट्स, व्हिल होब्स थ्योरी सपोर्ट्स ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे लॉक का सिद्धांत है वो उदारवाद, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के पास है, लेकिन जो हमारा होब्स का सिद्धांत है वो सुरक्षा आधारित केंद्रीय सत्ता का समर्थन करता है। तो यही था हमारे दोनों के बीच में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम देखेंगे कि होप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो होप्स का सामाजिक अनुवाद सिद्धांत है वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कृत्रिम शक्ति के रूप में राज्य को समझाया जो कि व्यक्ति की सहमति से बना है, लेकिन जो संप्रभु है वो आज के समय में इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो बिल्कुल ही निरंकुश बन चुका है। तो होब्स ने सुरक्षा को सर्वोच्च बताया और सुरक्षा के लिए संप्रभुता को एब्सोल्यूट पावर दी, और इस पावर का मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन होब्स मानता था कि अराजकता उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो होब्स है ये वो निरंकुशवादी है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि होब्स हमारे निरंकुशवादी है क्योंकि उसके संप्रभुता के पावर्स देखकर। लेकिन अगर हम देखें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से तो हम उसको व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल फियर और सोसाइटी सेफ्टी के शुरू होती है। तो इसी तरीके से होब्स बन जाता है पश्चिमी राजनीति का वो विचारक जिसने पहली बार स्टेट पावर को साइंटिफिक रूप दिया। तो इसी प्रकार से हमें हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर यही मिल जाता है कि होब्स की जो संप्रभुता है वो निरंकुश है, परंतु उसका जो आधार है वो व्यक्ति है, और उसका अनुबंध सिद्धांत लोक की उदारवादी एवं सीमित सरकार वाली विचारधारा से मौलिक रूप से भिन्न है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैन इज बाय नेचर एज ए पॉलिटिकल एनिमल कमेंट, यानी कि राज्य प्रकृति की रचना है और मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। यह हमारे एक अरस्तु का कथन है, इसके बारे में हमें बताना है, टिप्पणी करनी है। और करके पूछा गया है, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, एग्जामाइन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरस्तु पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि राज्य अच्छे जीवन के लिए मौजूद है। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन संदर्भ में उपरोक्त कथन का परीक्षण कीजिए। तो इस कथन के बारे में भी हमें टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर हमसे दो कथन पूछे गए हैं, दोनों कथन के बारे में हमें टिप्पणी करनी है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमने समझ लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या एक छोटी सी भूमिका लिख लेते हैं। तो इस आंसर को लिखने से पहले स्टूडेंट मैं आप सभी से हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पे भी आपसे गिववे के 3 क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों सभी आंसर देगा, तो जो हमारे 3 सबसे पहले स्टूडेंट हो गए, उन 3 स्टूडेंट को हम एब्सोल्युटली फ्री नोट्स देंगे। तो चलिए मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट, वो हमारे रहने वाला है कि प्लेटो जो थे उनके अनुसार न्याय क्या है। तो न्याय को आपको एक वर्ड में बताना है कि प्लेटो ने न्याय को किस तरीके से बताया है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि जो हमारे मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, तो उनके अनुसार इतिहास का आधार क्या है। तो इतिहास का आधार किस प्रकार का है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, किस प्रकार का आधार है वो हमें बताना है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आता है कि अरस्तु के अनुसार जो राज्य का उद्देश्य है, वो राज्य का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य राज्य का क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे बता दिए। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों सभी करेक्ट आंसर देगा, तो उन स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स हो गए उनको हमारी तरफ से मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट चलिए, ये तो हमारे गिववे के क्वेश्चन हो गए। अब हम दोबारा से हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, हमारे आंसर पे आ जाते हैं। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे आंसर नंबर 6 से। तो चलिए, इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो अरस्तु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी। ही कॉन्सेप्ट द स्टेट ऑफ नेचुरल एंड मॉरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो अरस्तु है वे यूनानी राजनीतिक दर्शन में बहुत ही प्रभावशाली चिंतक माने जाते थे, और उन्होंने जो राज्य है उन्होंने राज्य को प्राकृतिक एवं नैतिक संस्था के रूप में माना। तो वे कहते थे कि जो राज्य है वो केवल शासन की एक मशीनरी नहीं है, बल्कि एक नैतिक समुदाय भी है जिसका जो उद्देश्य है वो है श्रेष्ठ जीवन को सुनिश्चित करना। यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से इमेजिन करो, पहाड़ के बीच एक
बसा छोटा सा गांव, लोग अकेले रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस होता है कि अकेले रहना मुश्किल है, खाना जुटाना मुश्किल है, खतरे बढ़ जाते हैं और जीवन भी अधूरा लगता है। तो स्टूडेंट, ये मानव की एक प्राकृतिक सच्चाई है कि मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रह सकता। तो इसी बात को हमारे अरस्तु ने 2400 साल पहले कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य प्रकृति की रचना है। तो स्टूडेंट, इसलिए ही हम कह सकते हैं कि अरस्तु का मानना था कि जो राज्य है वो मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों, नैतिक विकास और सामाजिक आवश्यकताओं का सर्वोच्च रूप है और राज्य केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन यानी कि गुड लाइफ के लिए विद्यमान है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है, मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ नेचर, यानी कि राज्य प्रकृति की रचना है। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, द स्टेट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कॉन्टैक्ट और आर्टिफिशियल आर्गुमेंट, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ए नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि जो अरस्तु है वे कहते हैं कि राज्य किसी समझौते या अनुबंध, ये किसी कृत्रिम संरचना का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक विकास चरम है। तो उसने राजनीति तो स्टूडेंट, अरस्तु कहता है कि राज्य अचानक नहीं बना है, ये एक लंबी प्राकृतिक यात्रा का परिणाम है। उसने जो राजनीतिक संगठन है उसके 3 प्राकृतिक चरण बताए हैं। फर्स्ट हमारा फैमिली फॉर बेसिक नेसेंशियल ऑफ द लाइफ, यानी कि फैमिली, परिवार, इसको उसने प्राकृतिक शुरुआत माना है। उसने कहा सबसे पहला पैदा हुआ एक परिवार, क्योंकि मनुष्य जन्म से कमजोर होता है, मदर फादर चिल्ड्रन, ये एक पहला प्राकृतिक समूह था। इसके बाद आया सेकंड विलेज यानी कि ग्राम, तो फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक नीड, यानी कि जरूरतों का विस्तार। तो जब कई परिवार साथ आते हैं तो बनता है एक गांव, जहां पर लोग खाद्य सुरक्षा और व्यापार साझा करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है स्टेट फॉर मॉरल एंड कंप्लीट लाइफ, यानी कि ये सबसे सर्वोच्च रूप होता है। तो कई गांव मिलकर बनाते हैं एक राज्य है, और अरस्तु कहता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति की अंतिम मंजिल है, कि जो राज्य है वो प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। तो इसी के से हम कह सकते हैं कि राज्य परिवार और ग्राम से विकसित होकर एक ऐसी संस्था बनाता है जहां पर मनुष्य अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर पाता है। इसलिए जो अरस्तु है वो राज्य को मानव जीवन का सर्वोच्च रूप मानता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राज्य प्रकृति की रचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैन इज बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनामिकल। तो स्टूडेंट, इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा रहने वाला है नेचुरल टेंडेंसी, यानी कि प्राकृतिक प्रवृत्ति। तो अरस्तु ने स्टूडेंट ये 4 कारण बताए, जो 3-4 कारण ऐसे बताए जो कि मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला था हमारा प्राकृतिक प्रवृत्ति। तो मनुष्य जन्म से ही दूसरों के साथ रखने की प्रवृत्ति रखता है। अकेला मनुष्य अधूरा और असुरक्षित रहता है, इसलिए मनुष्य समाज में रहकर अपने गुणों का विकास कर सकता है। तो स्टूडेंट, इसलिए अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति अकेला रह सकता है वह या तो जानवर है या फिर भगवान है, वो मानव ही नहीं है। तो इसलिए कह सकता है कि अरस्तु के मनुष्य सामाजिक है, लेकिन वो अकेला नहीं रह सकता। सेकंड आता है बेसिक ऑफ लैंग्वेज एंड मोरलिटी। तो अरस्तु सेज दैट लैंग्वेज गिव्स ह्यूमन बीइंग्स द एबिलिटी टू डिस्कस जस्टिस इनजस्टिस, राइट रॉन्ग एंड बेनिफिट हार्म। तो स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार जो अरस्तु है वो कहता है कि जो भाषा है वो मनुष्य को क्षमता देती है कि वो न्याय अन्याय, सही गलत, हित अनहित पे चर्चा कर सके। तो जानवर आवाज तो निकालते हैं, लेकिन सही गलत उचित अनुचित की जो बात है वो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य है वो नेचुरली समाज भी बनाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है उसमें बुद्धि और वाणी है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है स्टेट एज ए मीन्स ऑफ मोरल परफेक्शन, यानी कि राज्य ही मनुष्य का नैतिक पूर्णता का साधन है। तो राज्य का जो जन्म है वो जीने के लिए हुआ है, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए हुआ है। तो स्टूडेंट, मनुष्य अकेले खतरों को नहीं झेल सकता, इसलिए वह नेचुरली समूह बनाता है। तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से सहयोग और संगठन की एक क्षमता होती है, साथ ही वो न्याय और नैतिकता भी मनुष्य को जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है उसके बारे में टॉपिक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, यानी कि अरस्तु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया इज दैट द एम ऑफ द स्टेट नॉट मेड लाइफ बट गुड लाइफ। तो अरस्तु का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कहता है कि जो राज्य का उद्देश्य है वो केवल मेड लाइफ यानी कि जीवित रहना नहीं है, बल्कि एक गुड लाइफ यानी कि एक अच्छा जीवन रहना ही एक राज्य का उद्देश्य है। तो ये किस प्रकार से उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। द स्टेट सिटी कल्चरल मॉरल वर्चुअस गुडनेस सिविल स्पिरिट एंड द नेशन लिविंग
अमोंग सिटी। अरस्तु कहता है कि राज्य सिर्फ सुरक्षा देने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को श्रेष्ठ जीवन देने के लिए भी बना हुआ है। तो इसका मतलब है नैतिक विकास, शिक्षा, न्याय, संस्कृति, नागरिकता, चरित्र निर्माण। राज्य इन सबको संगठित करता है ताकि जो मनुष्य है वो अपनी क्षमता पूरी तरीके से प्राप्त कर सके। तो फर्स्ट स्टूडेंट इसमें हमारा आता है जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो द स्टेट इस्टेब्लिश जस्टिस विच मेंटेन्स हार्मोनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी। यानी कि राज्य नागरिकों में नैतिक गुण, सदाचार, सामाजिक भावना और विवेकपूर्ण जीवन विकसित करता है। इसके बाद सेकंड आता है कलेक्टिव वेलफेयर। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कम व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज लिंक्ड विद द बॉर्डर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि जो राज्य है वो न्याय की स्थापना करता है, जिससे कि जो समाज है उसमें समता एवं संतुलन बना रहता है। थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव वेलफेयर, यानी कि सामूहिक कल्याण। तो अरस्तु कहते हैं कि व्यक्तिगत हित को राज्य के व्यापक हित से जोड़कर ही जो मनुष्य है उसका वास्तविक सुख और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी के अलावा फोर्थ आता है हमारे आइडियल ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का आदर्श। तो अरस्तु के अनुसार अच्छा नागरिक वही माना जाता है जो कि राज्य के हित में भागीदारी करे और अपने नैतिक व बौद्धिक गुणों का विकास करके राज्य ऐसे नागरिकों के निर्माण के लिए विद्वान है। तो स्टूडेंट आप इसको एक तुलना से समझिएगा। मान लीजिएगा कोई स्टोरी है, मानो दो गांव है, एक में कोई नियम नहीं है, जिसके पास ताकत है वही राजा है। दूसरे में नियम, कानून, चर्चा, न्याय सब कुछ है। तो पहले गांव में जो लोग है वे डर में जीते हैं, दूसरे में जो लोग है वे सम्मान और शांति में जीते हैं। तो इसलिए अरस्तु कहता है कि दूसरा गांव ही असली राज्य है, जहाँ जो मानव है वो अच्छा जीवन जी सकता है। तो इसलिए जो अरस्तु है उन्होंने कहा है कि जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है वो है अच्छा जीवन देना। तो ये राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम बात कर लेते हैं, अरस्तु पॉलिटिकल फिलोसफर एस्टैब्लिश दैट द स्टेट इन द रिजल्ट ऑफ नेचर एंड दैट मैन बाय हिज वेरी नेचर इज ए पॉलिटिकल बीइंग। यानी कि जो अरस्तु का राजनीतिक दर्शन है वो हमें बताता है कि जो राज्य है वो प्रकृति का परिणाम है और जो मनुष्य है वो सभी अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक परिणाम ही है। तो इसलिए राज्य केवल व्यवस्था बनाए रखने का एक साधन नहीं है, बल्कि उसको लोगों को एक अच्छा जीवन भी प्रदान करना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु है उसने हमें सिखाया कि मनुष्य का असली विकास तभी संभव है जब वह एक सुव्यवस्थित राज्य में रहे, और राज्य प्रकृति द्वारा बनाया गया है क्योंकि मनुष्य की जरूरतें, नैतिकता और बौद्धि उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु के लिए स्टूडेंट राज्य न केवल अनिवार्य है बल्कि मानव जीवन को अर्थ एवं दिशा देने वाली एक सर्वोच्च संस्था भी है। तो इसलिए अरस्तु की जो थ्योरी है वो आज भी पॉलिटिकल साइंस की जड़ मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसने हमसे पूछा गया व्हाट इज होब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और करके पूछा गया होब्स इज बोथ एन इंडिविजुअलिस्ट एंड ओब्लिस्ट डिस्कस। यानी कि जो होब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत है वो हमें बताना है, साथ साथ सामाजिक अनुबंध के जो उनके सिद्धांत है उसके महत्व के बारे में बताना है, और होब्स व्यक्तिवादी है या निरंकुशवादी है इन दोनों के बारे में हमें बताना है, जो कि हमने पहले के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस आंसर को हम फिर से हम लिख लेते हैं। इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे थॉमस होब्स वाज ए 17th सेंचुरी फिलोसफर वो अटेम्प्ट टू गिव ए साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो थॉमस होब्स थे वे हमारे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कि आधुनिक राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक दायित्व को एक वैज्ञानिक अधिकार आधार प्रदान किया। तो स्टूडेंट आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना पुलिस है ना सरकार है, हर आदमी तलवार लेकर घूम रहा है, हर कोई हर किसी का दुश्मन है। तो यही है होब्स का एक स्टेट ऑफ नेचर, जिसने कि कहा लाइफ इज सोलिटी पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इसी डर से पैदा हुआ होब्स का एक महत्वपूर्ण विचार, जिसे हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्य का पालन करने का दायित्व भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जो होब्स है वे एक और व्यक्ति आधारित राजनीतिक दर्शन का आरंभकर्ता कहा जाता है, और वहीं पर उसको संप्रभुता के कारण निरंकुशवादी भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा भूमिका, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है, मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम देखेंगे होब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि होब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। तो स्टूडेंट इसको समझने से पहले आप एक बार इमेजिन करो, 100 लोग एक खतरनाक जंगल में रहते हैं, हर दिन लड़ाई, हर रात डर,
किसी को नहीं पता कि किस पर भरोसा करे। तो तभी कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी एक समझौता कर लेते हैं, अपनी ताकत एक व्यक्ति को दे देते हैं और जो वो व्यक्ति होगा वही हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो स्टूडेंट यही समझौता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इससे पैदा होता है हमारा संप्रभु शासक। तो चलिए अब हम जान लेते हैं होब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। तो होब्स का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होब्स के अनुसार राजनीतिक दायित्व का अर्थ है ओबिंग द सोवरजिन पावर, फॉलोइंग इट्स कमांड एंड नॉट रिबेलिंग अगेंस्ट इट। यानी कि प्रजा का जो राज्य है, प्रजा का राज्य की आज्ञा मानना हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रजा को राज्य की आज्ञा माननी पड़ेगी। उसे ही हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। तो क्यों जो राज्य का पालन है वो क्यों आवश्यक है? तो इसके आधार पर उसको उसने भिन्न बिंदुए, भिन्न तत्वे, भिन्न एलिमेंट्स बताया। तो उन तत्वों को देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है प्राकृतिक अवस्था की भयावहता। तो स्टूडेंट, इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन सफर्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, वायलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट टू एस्केप द सिचुएशन ही सरेंडर्स हिज राइट टू वे सोवर्जन। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है वो असुरक्षा, हिंसा और बहुत से चीजों से घिरा रहता है। तो इसी के लिए उसने संप्रभु को एक अधिकार बनाया और उस एक व्यक्ति के हाथ में ही अपनी शक्तियां दे दी। तो अगर लोग संप्रभुत्व की बात, जो संप्रभु शासक होता है उसकी बात नहीं मानेंगे, तो जो राज्य है वो टूट जाएगा। और राज्य तभी चलता है जब लोग ओबे करते हैं, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सेकंड हमारा आता है सामाजिक अनुबंध की शर्तें, यानी कि टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल एंड एवरीवन ट्रांसफर द राइट्स टू वन सोवर्जन। यानी कि जो अनुबंध है वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होता है, और अगर सबको अपने अपने अधिकार दे जाए, एक संप्रभु को सौंप दिए जाते हैं, तो जो संप्रभु का पालन है वो करना नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व बन जाता है। तो स्टूडेंट, लोगों ने अपनी शक्ति सोवर्जन को दे दी, और अगर वे ओबे ही नहीं करे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है संप्रभुता की पूर्णता, यानी कि एब्सोल्यूट नेचर ऑफ सोवर्जिनिटी। तो संप्रभु की जो शक्ति है वो पूर्ण और अविभाज्य मानी जाती है, इसलिए उसके जो आदेश है उसका पालन करना ही एक राजनीतिक दायित्व है। यानी कि होब्स कहता है कि सुरक्षा का एक ही रास्ता है, वो है संप्रभु की पूर्ण शक्ति। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा डेनियल ऑफ रेबलियन, यानी कि विद्रोह का निषेध। तो जो हमारे होब्स है वे कहते हैं कि संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह अनुबंध का उल्लंघन है, जो कि मनुष्य को पुनः अराजकता की ओर धकेल देता है। इसलिए विद्रोह अस्वीकार्य है, तब तक संप्रभु जीवन की सुरक्षा प्रदान कर रखता है। तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा, फिर अराजकता लौट जाएगी। इसलिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा होब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि जो राजनीतिक दायित्व का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के लिए महत्व है उसको देख लेते हैं। तो इसके अगर हम महत्व की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले मिलता है फाउंडेशन ऑफ स्टेट स्टेबिलिटी। तो ए स्टेट कैन रिमेन स्टेबल ओनली वन पीपल ओबे द सोवर्जिन। यानी कि जब राज्य तभी तक स्थिर रहेगा जब लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और राजनीतिक दायित्व राज्य की नींव भी मानी जाती है। सेकंड आता है वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध की वैधता। तो अनुबंध की जो वैधता है वो संप्रभु को अधिकार देने का एक परिणाम है। यदि संप्रभु को नहीं माना जाएगा तो जो अनुबंध है वो भी अर्थहीन मान लिया जाएगा। थर्ड आता है गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी इज पॉसिबल व्हेन द सोवर्जन पावर इज एब्सोल्यूट एंड द पीपल ओबे इट। यानी कि सुरक्षा तभी मिल सकती है जब जो व्यक्ति है वो संप्रभु की शक्ति पूर्ण हो और लोग उसका पालन भी करे। फोर्थ आता है व्यवस्था एवं शांति की स्थापना। तो होब्स के अनुसार राजनीतिक दायित्व राज्य में कानून, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि राजनीतिक दायित्व जो है वो होब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का एक केंद्रीय और अनिवार्य तत्व है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हाउ इज द होब्स बोथ इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूट। यानी कि जो होब्स है वे व्यक्तिवादी थे या निरंकुशवादी थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप फिर से देख सकते हैं। तो हम अगर होब्स को सिर्फ निरंकुश कहे तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें है वे गहरी व्यक्तिवाद में भी है। तो व्यक्तिवादी पक्ष से देखें तो होब्स इज कैलिड एंड इंडिविजुअलिस्ट बिकॉज, क्योंकि उसने कहा कि अनुबंध की शुरुआत व्यक्ति से होती है, न कि किसी समुदाय या राजा से। साथ साथ मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मरक्षा है, जो कि एक व्यक्तिगत अधिकार है।
और द स्टेट एग्जिट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही है। तो इसलिए इसका जो आधार है वो पूर्ण व्यक्ति केंद्रित माना जाता है, इसलिए उसको हम व्यक्तिवादी पक्ष भी कहते हैं। सेकंड, अगर हम देखें निरंकुशवादी पक्ष, तो होब जो है वे निरंकुश इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि संप्रभु की शक्ति पूर्ण अविभाज्य और निरंकुश है और संप्रभु कानून से ऊपर है। तो इसलिए जो होब्स है वे संप्रभु की निरंकुश शक्ति का एक प्रबल समर्थक भी माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो संप्रभु की शक्ति है वो पूर्ण है, सर्व संप्रभु कानून से ऊपर है और उसका जो आदेश है वो अंतिम विरोध नहीं कर सकते हैं, विद्रोह का अधिकार नहीं है और संप्रभु की शक्ति अविभाज्य है। तो कॉन्टैक्ट हो जाने के बाद पीछे हटना संभव नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर संप्रभु शासक जो है वो कहे कि सब हथियार जमा करो तो सभी को ओबे करना होगा क्योंकि उसके खिलाफ रेबलियन अलाउड नहीं है। तो स्टूडेंट इसलिए उनको निरंकुशवादी भी कहा जाता है। तो अब दोनों का सामंजस्य देखें, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो आखिर होब्स है क्या, व्यक्तिवादी या निरंकुश? तो होब्स मूल में व्यक्तिवादी है लेकिन जो परिणाम है वो निरंकुशवादी है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत है वो इंडिविजुअल राइट्स फियर कॉन्सेंट से हुई है और जो अंत है वो एब्सोल्यूट सोवर्जिन पावर से हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले इंडिविजुअल आया, फिर कॉन्टैक्ट, फिर संप्रभु और फिर एब्सोल्यूट पावर। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा होप्स है वो हमारा निरंकुशवादी और व्यक्तिवादी दोनों का ये एक मिश्रण है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से कंक्लूजन यानी कि एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे होब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी। ही बिलीव दैट ओबेइंग द सोवर्जिन इज द मोरल एंड पॉलिटिकल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। तो होब्स का जो राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत है स्टूडेंट, वो उसके सामाजिक अनुबंध दर्शन का एक आधार माना जाता है। होब्स कहते थे कि संप्रभु की आज्ञा का पालन करना मनुष्य का एक अधिकार है, उसका एक दायित्व है क्योंकि उसी से ही उसको सुरक्षा और व्यवस्था प्राप्त होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट होब्स का जो दर्शन है वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर भी एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और निरंकुश राज्य की वकालत करता है। तो स्टूडेंट होब्स कहता है कि राज्य का पालन करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक अस्तित्व की शर्त है। अगर लोग ओबे नहीं करेंगे तो जो दुनिया है वो फिर से वही बन जाएगी, अराजक, हिंसक और डर से भरी हुई। इसलिए स्टूडेंट राजनीतिक दायित्व राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए अनिवार्य है और इसी कारण होब्स को कहा जाता है कि पैसिफर ऑफ चाउस, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो रूसो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज होब्स लेवियाथन विद द हेड कट ऑफ एनालाइज, यानी कि जो रूसो को सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है वो होब्स लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, विश्लेषण कीजिए। और करके पूछा गया रूसो थ्योरी ऑफ जनरल विल हिज होब्स हेडिंग लेवियाथन एक्सप्लेन। तो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत होब्स का शोष शीर्षविहीन लेवियाथन है, स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखकर देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे होब्स, लॉक एंड रूसो ऑल थ्री फिलोसफर डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट देयर पर्पस एंड कंक्लूजन डिफर ग्रेटली, यानी कि जो ये हमारे तीनों दार्शनिक थे इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया लेकिन इनके जो उद्देश्य और परिणाम थे उनमें हमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट क्या हो अगर दो महान दार्शनिक जो हमारे होब्स और रूसो थे वे एक ही इमारत बनाते हैं लेकिन उनमें एक का जो सिर है वो काट देता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो आलोचक है वे कहते हैं कि रूसो का सामाजिक अनुबंध होब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन है, लेकिन ये सिर है क्या और रूसो ने इसे क्यों काटा? तो चलिए स्टूडेंट इसको ही हम जान लेते हैं। यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे होब्स लेवियाथन ए मॉडल ऑफ एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी, यानी कि होब्स का लेवियाथन निरंकुश संप्रभु का मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू होब्स यानी कि होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजक और हिंसा है, मनुष्य एक अनुबंध करता है और अपनी सारी शक्ति एक संप्रभु को सौंप देता है। तो स्टूडेंट 17वीं शताब्दी युद्ध, डर और असुरक्षा का समय
होप्स लोगों से कहता है कि अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपनी सारी शक्ति एक सोवर्जिन को दे दो। तो इसी तरह पैदा होता है उसका विशाल लेवियाथन, एक ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण निरंकुश सत्ता है। तो लेवियाथन का जो बॉडी है वो जनता का सामूहिक सौंपा हुआ अधिकार है, लेकिन जो लेवियाथन का सिर है, जो हेड है, वो राजा है, जिसे हम एब्सोल्युटली सोवर्जिन भी कह सकते हैं। यानी कि जो सिर है वो सोवर्जिन की एब्सोल्यूट पावर है। तो स्टूडेंट, संप्रभु की शक्ति पूर्ण, अविभाज्य और सर्वोच्च है, और संप्रभु के निर्णय पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो लेवियाथन उस विशाल सर्वशक्तिमान संप्रभु का प्रतीक है जिसके हाथ में समाज की सारी शक्ति निहित होती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा होब्स लेवियाथन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रूसो का जो सामाजिक अनुबंध, उसको हम देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ द पीपल, रूसो एक्सेप्टेड थ्री बेसिक आइडियाज होब्स। फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसफरिज्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर टू सोशल स्टेट। सेकंड, नीड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड हमारा आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी कि जो रूसो है उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो उसने होब्स की सिस्टम को देखा, उसे लगा कि लोगों द्वारा बनाया गया लेवियाथन सही है, लेकिन उसका सिर यानी कि राजा की निरंकुश सत्ता मानव स्वतंत्रता को खत्म कर देती है। तो इसलिए रूसो ने फैसला किया कि इस लेवियाथन को काट दिया जाए। तो उसने कहा कि जो अनुबंध है वो जनता से जनता के बीच होता है, इसलिए जनता मिलकर सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल बनाती है, और ये सामान्य इच्छा ही संप्रभु है। तो स्टूडेंट, उसने कहा कि जो राज्य का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द स्टेट इज द प्रोटेक्ट फ्रीडम नॉट टू टेक इट अवे। दिस इज वेयर रूसो कंप्लीटली डिफीट फ्रॉम होब्स। यानी कि जो राज्य का उद्देश्य है वो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, न कि उसको छूना। और यही स्टूडेंट रूसो का होब्स से, यही जो बात है, यही बात रूसो को होब्स से पूर्णतः अलग बना देती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा रूसो का सामाजिक अनुबंध। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है मीनिंग ऑफ द मेटाफोर हेडलेस लेवियाथन, यानी कि सिर कटा हुआ लेवियाथन उपमा का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले लेवियाथन का अर्थ मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, पावरफुल सोवर्जन। यानी कि रूसो ने होब्स से क्यों लिया, तो होब्स का जो लेवियाथन है वो एक विशालकाय सत्ता प्राणी है जिसके सिर में संप्रभु यानी कि जो हमारा शासक है वो बैठा हुआ है। सेकंड आता है रूसो रिमूव दैट सोवर्जिन। तो रूसो ने राजशक्ति को अस्वीकार किया, निरंकुश संप्रभु को सकार नकारा, शासक जनता की सामान्य इच्छा में बदल दिया। अर्थात जो लेवियाथन की शक्तिशाली रचना थी, जो कि होब्स में राजा था, रूसो ने उसको गायब कर दिया। यानी कि स्टूडेंट, रूसो ने होब्स के अनुबंध का सिर यानी कि निरंकुश सोवर्जिन हटा दिया और उसकी जगह जनरल इच्छा यानी कि सामान्य इच्छा रख दी। और सामान्य इच्छा वो थी जिसमें जनता की सामूहिक नैतिक इच्छा हो, जो कि सबके हित में निर्णय लेती है। तो स्टूडेंट, अब जो संप्रभु शासक है वो कोई राजा नहीं है बल्कि जनता खुद है। तो स्टूडेंट, संरचना बनी रहती है, चरित्र बदल जाता है, दोनों में जो अनुबंध है वो संयुक्त राजनीतिक शरीर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण समान है, लेकिन उनमें अंतर यही आ जाता है कि होब्स में जो सिर था वो एक भारी संप्रभु था, लेकिन रूसो में जो सिर था वो कोई राज्य नहीं बल्कि जो जन है वो होती है। तो इसलिए जो रूसो है वो अनुबंध होब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन कहलाता है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं सिर कटा हुआ लेवियाथन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूसो जनरल विल वर्सेस होब्स एवर्जनी, यानी कि रूसो का सामान्य इच्छा बनाम होब्स का संप्रभु। तो होब्स को देखेंगे तो नो कॉन्सेप्ट सिमिलर टू जनरल विल, यानी कि सामान्य इच्छा जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, ये संप्रभु पूर्ण और सर्वोच्च था, जनता के अधिकार इसमें सीमित थे और स्वतंत्रता इसमें नियमतन थे। लेकिन वहीं पर जो हमारे रूसो थे, तो रूसो के में अगर हम देखें तो जनरल विल इज सुप्रीम, यानी कि जो सामान्य इच्छा है वो सर्वोच्च थी, और ये जनता की सामूहिक नैतिक इच्छा भी थी, और स्वतंत्रता और समानता इसमें सब सर्वोपरि थी। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट, जो रूसो था उसने संप्रभु की शक्ति को तो रखा, लेकिन उसकी जो प्रकृति है उसको उसने बदल दिया। यानी कि सत्ता का शरीर बना रहा, लेकिन जो सिर है उसको बदलकर उसने जन इच्छा का शरीर बना दिया। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारी जो स्टोरी है वो, मान लो होब्स का राज्य है, तो 100 लोग राज्य को शक्ति देते हैं। राज्य जो राजा है वो कानून से ऊपर है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो जनता है वो बॉडी है और जो किंग है वो हेड है। सेकंड आता है रूसो का राज्य देखे तो 100 लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन शक्ति किसी राजा को नहीं देते, वे निर्णय खुद लेते हैं, वो भी अपनी सामान्य इच्छा के माध्यम से। तो यहाँ पर जो
सिर है वो जनता बन जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो आलोचक है वे कहते हैं कि होब्स का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो रूसो का सिर मिलकर ही एक नया मॉडल बनाती है। यानी कि होब्स का शरीर और रूसो का सिर ये मिलकर एक नया मॉडल बनाती है हमारे राज्य का। तो स्टूडेंट यही था हमारा दोनों के बीच में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन के बारे में। तो होब्स एंड रूसो आर बोथ पिलर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बट देयर एम्स एंड आउटकम्स डिफर। यानी कि जो होब्स और रूसो थे दोनों ही सामाजिक अनुबंध को मानते थे, लेकिन इनके जो उद्देश्य और परिणाम थे वे भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट रूसो ने होब्स की इमारत नहीं गिराई, बस उसका सिर बदल दिया। होब्स चाहता था कि एब्सोल्युटली किंग, लेकिन जो रूसो था वो चाहता था कि एब्सोल्यूट पीपल। तो इसलिए आलोचक सही कहते हैं कि जो रूसो का सामाजिक अनुबंध है वो होब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन है, जहाँ पर जो बॉडी है वो जनता की शक्ति है जो कि होब्स से ली गई है, और जो सिर है वो जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा है जो कि रूसो ने नया जोड़ा था। तो इसी तरीके से जो रूसो था उसने राजनीतिक इतिहास में राजा नहीं बल्कि जनता को सर्वोच्च बना दिया। तो इसी प्रकार से रूसो की राजनीतिक व्यवस्था सामूहिक इच्छा, जनतांत्रिक नैतिकता और स्वतंत्रता पर आधारित है, लेकिन जो हमारा होप्स है उसकी व्यवस्था केंद्रीकृत शक्ति पर आधारित है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट इज प्लॉटे थ्योरी ऑफ द कॉन्ट्रिज्म, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट और कम्युनिज्म। और करके पूछा गया एग्जामाइन प्लेटो व्यूज ऑन द कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है, और ये हमारे आधुनिक साम्यवाद की धारणाओं से किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से इन दोनों के बीच में डिफरेंट है। यही अथवा करके पूछा गया है कि परिवार और संपत्ति के साम्यवाद पर जो प्लेटो के विचार है उसके बारे में भी हमें बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के आंसर भी हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर को भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इन हिज वर्क द रिपब्लिक प्लेटो प्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियल स्टेट एंड पर्पस ए सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली स्पेशली फॉर द रूलिंग क्लास एंड द मिलिट्री क्लास। यानी कि जो प्लेटो की एक कृति है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कहा कि जो आदर्श राज्य है वो एक प्रकार से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए एक संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्याय, एकता और नैतिकता तभी संभव है जब राज्य संचालक निजी स्वार्थ से मुक्त होगा। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश जहां होगा नेताओं के पास न घर हो, न पैसा है, न परिवार है, जहां राज्य के रक्षक एक ही परिवार जैसे हो, बच्चे सभी के और संपत्ति किसी का न हो। तो यहाँ कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं बल्कि प्लेटो की रिपब्लिक का एक असली मॉडल है जिसे दुनिया कहती है प्लेटो कम्युनिज्म। तो चलिए इसमें ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग की। मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। तो जो प्लेटो वह कहता है कि जो साम्यवाद है वो दो आधारों पर टिका है। फर्स्ट हमारा कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का साम्यवाद। तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। धन, चांदी, सोना, घर सब कुछ राज्य का होगा। तो संपत्ति के साम्यवाद में है कि जो गार्जियंस और सोल्जर्स हैं उनके लिए कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, ना घर होगे, ना जमीन होगा, ना पैसा होगा, ना रहना खाने पहनने की जो चीजें हैं वे भी राज्य देगी, और सब कुछ कॉमन ही होगा। तो यही था हमारा संपत्ति का साम्यवाद। इसके अलावा परिवार का साम्यवाद अगर मैं आपको बताऊं, कम्युनिज्म में फैमिली, तो प्राइवेट फैमिली आर्गुमेंट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर द रूलिंग ऑन द मिलिट्री क्लासेस। यानी कि जो शासक और सैन्य वर्ग है उसमें किसी भी निजी परिवार की अनुमति नहीं होगी, कोई भी व्यक्तिगत परिवार नहीं होगा, बच्चों का पालन पोषण भी राज्य करेगा, माता पिता की पहचान छिपाई जाएगी, और समाज में मेरा तेरा की जो भावना है वो भी खत्म कर दी जाएगी। तो द
चिल्ड्रन बोर्न विल बी टेकन इनटू स्टेट कस्टडी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि जो बच्चों की पहचान है वो उनके माता पिता से नहीं होगी, सभी बच्चे सामूहिक रूप से राज्य के माने जाएंगे। तो यहीं पर प्लेटो का जो तर्क है वो कहता है परिवार से निजी लगाव पैदा होता है तो व्यक्ति का ध्यान राज्य से हटाकर निजी हित की ओर ले जाता है, इसलिए परिवार व्यवस्था समाप्त कर देने से शासक पर सर्वप्रथम राज्य की भावना से कार्य करेगा। तो स्टूडेंट आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। इमेजिन करो कि एक सैनिक प्लेटो के राज्य में है, वह नहीं जानता कि उसका जो असली बच्चा है वो कौन है, किसके घर कहाँ है, क्योंकि सभी जो गार्जियन है वे एक समान है, उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ राज्य से ही है। तो स्टूडेंट ऐसा प्लेटो ने क्यों किया, उसका तर्क क्या था? उसका तर्क था स्वार्थ मिटाना, यानी कि निजी स्वार्थ से भ्रष्टाचार बढ़ता है और संपत्ति और परिवार खत्म से कोई भी लालच नहीं होता है। साथ साथ एकता बढ़ाना, यानी कि एक राज्य में जितना कम विभाजन होगा उतनी ज्यादा एकता होगी। न्याय सुनिश्चित करना, जैसे कि रक्षक सिर्फ राज्य के हित में काम करेगा न कि अपने परिवार और धन के लिए। गार्जियंस को पूरी तरीके से स्टे फोकस्ड बनाया जाएगा, उनका जो मन है वो डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा उनकी जो संतान है वो कौन है। सर्वोच्च नैतिकता और अनुशासन होगा, यानी कि प्लेटो चाहता था कि रूरल्स मोरली प्योर हो, पर्सनल लाइफ हो जो वो 0 हो और जो पब्लिक ड्यूटी है वो 100% हो। तो स्टूडेंट यही तर्क था जिस कारण से प्लेटो ने परिवार का साम्यवाद बताया। इसके बाद जो सेकंड आता है हमारा, वो हमारा आता है क्रिटिज्म ऑफ प्लेटो कम्युनिज्म, यानी कि जो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना है वो किस तरीके से हुई। तो आलोचना में अगर हम देखें, सबसे पहला आता है इम्प्रैक्टिकल एंड इनह्यूमन, यानी कि ये अव्यावहारिक और अमानवीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी परिवार भावना और निजी संबंधों की आवश्यकता होती है जो कि इसमें समाप्त कर दी जाती है। तो सेकंड हमारा आता है निजी संपत्ति का पूर्ण अभाव संभव नहीं, तो व्यक्ति को निजी स्वामित्व की आकांक्षा होती है, प्लेटो इसे नकारते हैं जो कि एक व्यवहारिक है। थर्ड आता है एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टेट कंट्रोल ओवर मैरिज, रिप्रोडक्शन एंड अर्बिंग रिसेंबल, यानी कि स्त्री पुरुष संबंध, जन्म, पालन पोषण सब पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, जो कि एक तानाशाही के जैसा ही माना जाएगा। थर्ड हमारा आता है फोर्थ हमारा आता है डबल स्टैंडर्ड, यानी कि दोहरी नीति। तो साम्यवाद सिर्फ शासक वर्ग पर लागू करना और सामान्य जनता को निजी संपत्ति रखने देना, ये बहुत ही असमानता को दर्शाता है। तो यही थी हमारी कुछ आलोचना जो कि प्लेटो के साम्यवाद पर की गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हाउ इज प्लेटो कम्युनिज्म डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कम्युनिज्म। तो आधुनिक आज साम्यवाद से प्लेटो का जो साम्यवाद है वो किन किन तरीके से भिन्न है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डिफरेंस इन पर्पस, यानी कि उद्देश्य का अंतर। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नैतिक और राजनीतिक उद्देश्य से है, लेकिन जो आज का साम्यवाद है वो आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज से है। सेकंड आता है डिफरेंस इन स्कोप, यानी कि लागू क्षेत्र का भी अंतर है इसमें। तो डिफरेंस इसमें यही है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू है, लेकिन जो आज का साम्यवाद है वो पूरे समाज पर लागू है। थर्ड हमारा आता है डिफरेंस इन द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो निजी संपत्ति को सिर्फ शासक वर्ग के लिए खत्म करता है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो सभी साधनों, चाहे कोई भी साधन हो, उस पर सामूहिक स्वामित्व को दिखाता है। फोर्थ हमारा आता है परिवार व्यवस्था का अंत, यानी कि डिफरेंस इन फैमिली सिस्टम। तो प्लेटो का शासक वर्ग परिवार को पूरी तरह समाप्त कर देता है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो कहता है कि परिवार संस्था को समाप्त नहीं बल्कि वर्ग आधारित शोषण हटाना चाहिए। फिफ्थ हमारा आता है आधारभूत तर्क का संगत, यानी कि डिफरेंस इन फंडामेंटल बेसिस। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नैतिकता, एकता और श्रेष्ठ शासन की कल्पना करता है, लेकिन जो हमारा वहीं पे आधुनिक साम्यवाद है वो आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आधुनिक साम्यवाद से प्लेटो के साम्यवाद के बीच अंतर। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पूरे आंसर के एक छोटे से कंक्लूजन, यानी कि एक छोटे से आंसर के बारे में। तो प्लेटो कम्युनिज्म is considered extremely idealistic and rigid for its time. It aims was to create a ruling class free from private interest, working solely from the welfare of the state. तो जो प्लेटो का साम्यवाद है वो अपने समय के लिए अत्यंत आदर्शवादी और कठोर माना जाता है, इसलिए जो आधुनिक साम्यवाद है उससे प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल अलग माना जाता है, क्योंकि आधुनिक साम्यवाद समाज की आर्थिक संरचना को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल शासक वर्ग की नैतिक शुद्धता को बदलने का प्रयास करता है। तो प्लेटो का साम्यवाद कोई आर्थिक नीति नहीं है,
बल्कि एक नैतिक प्रयोग है जहाँ पर रूलर्स और वॉरियर्स को निजी स्वार्थ से मुक्त करके पूरी तरह राज्य भक्त बनाया जाता है। इसलिए जो प्लेटो का साम्यवाद है वो एक इलाइट मोरल साम्यवाद है जो कि मॉडर्न साम्यवाद से बिल्कुल अलग है। और यही कारण है स्टूडेंट की प्लेटो का विचार आज भी पॉलिटिकल फिलोसफी में सबसे अनोखे और बहस योग्य मॉडल्स में से एक माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9 जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है वो हमारा कुछ शब्दों पर टिप्पणी का होता है। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों पर टिप्पणी कर लेते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले बात करना है महिलाओं की आधुनिकता यानी कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो कि जेएस मिल का है। सेकंड क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष जो कि कार्ल मार्क्स का है। थर्ड हिस्टोरिकल भौतिकवाद यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। फोर्थ अरस्तु व्यूज ऑन रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति पर जो अरस्तु के विचार है उनको देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे subjection of women। तो J.S. Mill in his famous book The Subjection of Women strongly citizen the slavery and subordination of women, यानी कि J.S. Mill की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो उसमें उन्होंने महिलाओं की दासता और अधीनता की कड़ी आलोचना करी। वे कहते हैं कि जो महिलाओं का अधीन है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम व्यवस्था है जिसे कि समाज और पितृसत्ता ने स्थापित किया है। और साथ ही भी कहते हैं कि जो स्त्रियों पर नियंत्रण होता है वो असल में पुरुषों के द्वारा बनाया गया एक सामाजिक उत्पीड़न है जिससे कोई भी नैतिक या तार्किक अधिकार नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट आप इमेजिन कीजिए एक समाज जहां महिलाएं बोल नहीं सकती थी, निर्णय नहीं ले सकती थी, बस फॉलो कर सकती थी। तो वहीं पर जेएस मिल कहते हैं कि यह प्राकृतिक नहीं है, यह एक मैन मेड इनजस्टिस है। तो 19वीं सदी की लंदन की गलियों में चलते हुए जो मिल थे वे एक चीज बार बार देखते थे कि जो महिलाएं हैं वे शिक्षित होकर भी निर्णय लेने के अधिकार से वंचित है। तो वहीं पर जो मिल है वे आवाज उठाते हैं, वे कहते हैं कि महिलाओं का अधीन होना प्रकृति का नियम नहीं है बल्कि पुरुषों के द्वारा बनाया गया एक दमन है। तो महिलाओं की दास्ता कृत्रिम व्यवस्था प्राकृतिक नहीं, यह व्यवस्था पुरुषों ने अपने हितों में बनाई है और इसका कोई नैतिक या तार्किक आधार नहीं है। तो स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर एक पक्षी को पिंजरे में बंद रखे तो वह उड़ना भूल जाता है, तो क्या यह साबित करता है कि वह उड़ नहीं सकता? तो मिल कहते हैं एब्सोल्युटली नो, ऐसा नहीं है। तो मिल का मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, विवाह और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। साथ ही भी कहते हैं कि समाज तभी प्रगति कर सकेगा जब दोनों के बीच में इक्वालिटी यानी कि जो भागीदारी, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो समान रूप से हो सकेगी। तो यही था हमारा महिलाओं की अधीनता जेएस मिल के द्वारा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे जेएस मिल जी है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वे हमारे आते हैं वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द फंडामेंटल बेसिक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन क्लास स्ट्रगल, society is always divided into two main classes, one is the exploited class and other is the exploiting class। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वे कहते हैं कि जो मानव इतिहास का आधार है वो वर्ग संघर्ष ही रहा है। उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा, फर्स्ट एक शोषित वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग। तो जो वर्ग है वो संघर्ष अधिक ढांचे पर आधारित होता है, जहां पर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने वाला जो वर्ग होता है जो कि पूंजीपति होता है, जो दूसरा वर्ग होता है वो मजदूर होता है। तो जो पूंजीपति वर्ग होता है वो मजदूर वर्ग का शासन करता है। तो इसलिए स्टूडेंट मार्क्स कहते हैं कि मानव इतिहास कोई शांत नदी नहीं है, यह संघर्षों की आग में बहती एक धारा है। तो आप समझिएगा, आप एक फैक्ट्री सोचो, ऊपर वाले मंजिल पर एक मालिक बैठा है, नीचे मजदूर मशीन चलाते चलाते टूट रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति मजदूर का शोषण करता है और ये जो शासन है ये संघर्ष को जन्म देता है। तो वर्ग संघर्ष आर्थिक ढांचे पर आधारित है, पूंजीपति श्रमिक का शोषण करते हैं और ये जो संघर्ष है ये अंत में क्रांति की ओर ही ले जाता है। तो स्टूडेंट इसके बाद सामाजिक वर्गीन और साम्यवादी भी बनता है। तो यही था हमारा संघर्ष जिसके कारण हमारा संघर्ष उत्पन्न होता है। तो हमारे मार्क्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्ट्रगल इवेंचुअली लीड टू रेवोल्यूशन आफ्टर विच सोसाइटी बिकम्स कम्युनिस्ट एंड क्लासलेस। यानी कि वे कहते हैं कि ये जो संघर्ष है ये क्रांति की ओर ले जाता है, जिससे कि बाद में समाज में साम्यवादी और वर्गहीन रूप धारण हो जाता है। और इसलिए वर्ग संघर्ष मार्क्स के ऐतिहासिक और आर्थिक विश्लेषण का एक केंद्रीय तत्व भी माना जाता है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, मान लीजिएगा हर समाज में दो वर्ग है, एक जिनके पास रिसोर्सेस है और दूसरा जो कि सिर्फ मेहनत बेचता है। तो दोनों के हित कभी एक जैसे नहीं हो सकते। यही जो संघर्ष है ये हमारे इतिहास का एक इंजन है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद का।
जो हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद है ये भी हमारे कार्ल मार्क्स के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट, ऐतिहासिक भौतिकवाद एक प्रकार का वो सिद्धांत है जिसमें समाज का इतिहास आर्थिक परिस्थितियों और भौतिक उत्पादन शक्ति के विकास से निर्धारित होता है। तो मार्क्स बिलीव दैट द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक बेस, यानी कि वे कहते हैं कि जो समाज की आधारशिला है वो आर्थिक संरचना पर है और इसी के आधार पर हमारे पॉलिटिकल, हमारे कानूनी, कल्चरल और हमारे धार्मिक सभी ये हमारे निर्मित होते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे जो कार्ल मार्क्स है वे कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट रिटन बाय गॉड्स, इट इज रिटन बाय इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारा इतिहास है वो भगवान के द्वारा नहीं बल्कि हमारे आर्थिक जो हमारी समानता है उसके आधार पर लिखा गया है, आर्थिक बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे। तो जब आर्थिक सुधार बदलेगा तो जो अधिसंरचना है वो भी बदल जाएगी। तो स्टूडेंट, ये जो सिद्धांत है इसने इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया और साथ ही मार्क्सवाद की संपूर्ण विचारधारा की एक नींव भी रखता है। तो स्टूडेंट, मार्क्स एक किताब खोलते हैं और कहते हैं कि इतिहास की हर कहानी सिर्फ एक चीज समझकर लिखो, समाज की आर्थिक संरचना क्या थी। तो इतिहास का वास्तविक आधार आर्थिक परिस्थितियां है। आर्थिक सुधार राजनीति, धर्म, संस्कृति सभी को नियंत्रित करता है और जब आर्थिक ढांचा बदलता है तो जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर एक खेतीहर समाज है तो उसमें राजा, धर्म, संस्कृति सब खेती पर आधारित होंगे और अगर एक समाज कैपिटलिस्ट है यानी कि पूंजीपति है तो उसमें जो कानून, राजनीति है वे सबकी सोच बदल जाएगी। तो दिस इज वाई मार्क्स सेज हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास रिलेशंस, यानी कि जो इतिहास है वो इतिहास का ये क्लास रिलेशंस है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो कि हमारा फोर्थ रहता है, वो रहता है हमारे क्रांति पर अरस्तू के विचार। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रांति पर अरस्तू के विचार किस तरीके से है। तो स्टूडेंट, Aristotle defined the revolution as the process of change in the political system of a state. According to him, there are the two major causes of revolution. यानी कि उसने दो मुख्य कारण बताए। फर्स्ट हमारा असमानता की भावना और सेकंड अन्याय और गलत शासन। तो स्टूडेंट, अरस्तु कहते थे कि जब समाज को किसी वर्ग को लगता है कि उसके हाथ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक अन्याय हो रहा है तब तक वो विद्रोह और की ओर अग्रसर होता है। तो स्टूडेंट, अरस्तु रेवोल्यूशन को एक डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया मानते हैं। अरस्तु पूछते हैं कि लोग विद्रोह क्यों करते हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं असमानता की भावना और अन्याय और गलत शासन की वजह से। तो स्टूडेंट, क्रांति के कारण उसमें लालच, सत्ता, लोलुपता, गौरव भावना इन सभी को शामिल किया। अरस्तु क्रांति को रोकने के लिए मध्यम वर्ग को मजबूत बनाने, न्यायपूर्ण कानून लागू करने और शासन में संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। तो स्टूडेंट, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर किसी राज्य में अमीर और गरीब की दूरी लगातार बढ़ती जाए और शासक न्याय की जगह पक्षपात करे तो जो क्रांति है वो सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन जाती है। तो यही थे हमारे अरस्तु के क्रांति पर विचार जो कि मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि मैंने आपको बता दिए। तो ये थे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और स्टूडेंट, याद रखो हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे। तो वीडियो के बीच में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और 3 लक्की जो विनर्स है आप वे भी बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।